सीन स्टार्ट होता है एक अंधेरी गुफा से, जहाँ व्हाइट टाइगर और साउजिन एक स्पिरिचुअल हर्ब ढूंढ रहे थे। गुफाओं की गहराई में जा रहे थे, गुफाओं को एक्सप्लोर कर रहे थे। उन्हीं गुफाओं के अंदर उन्हें बहुत सारे वॉर्म्स मिलते हैं, जिनसे किसी तरह बचते बचाते साउजिन और व्हाइट टाइगर वहाँ से उड़ के बच निकलते हैं। एक टाइम तो ऐसा भी आया था जब साउजिन व्हाइट टाइगर के ऊपर से गिर गई थी, वॉर्म्स के बीचों बीच फंस गई थी, पर व्हाइट टाइगर की फुर्ती की वजह से वहाँ से भी वो बच के निकल आई थी। इस जर्नी में व्हाइट टाइगर और साउजिन दोस्त बन गए थे। दोस्त ऐसे कि वो एक दूसरे को पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे थे। अगर एक फंस गया तो दूसरा भी अपना जी जान लगा लेता था। बिना अपनी चिंता किए वो मॉन्स्टर्स से जूझने लगता था। आखिरकार साउजिन और व्हाइट टाइगर अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच ही जाते हैं। अंडरग्राउंड लैंड ऑफ फ्लावर में पहुंच ही जाते हैं। वहाँ का व्यू बहुत सुंदर था। चारों तरफ फूल खिलखिला रहा था और फूलों के बीच एक जायंटिक ट्री था, जो कि गुफा के अंदर आ रहे रोशनी को चारों तरफ बिखेर रहा था, एक फैंटास्टिक व्यू क्रिएट कर रहा था। इस पेनोरामा व्यू को देख के साउजिन इमोशनल हो जाती है और अपने पास्ट को वो याद करने लगती है। एक टाइम ऐसा था जब साउजिन का गांव भी इस तरीके से ब्यूटीफुल लगता था, चारों तरफ खुशी ही खुशी था। पर वहाँ एक दिन बीस्ट का हमला हो जाता है और साउजिन के सामने ही उसकी माता पिता का बीस्ट के द्वारा बेरहमी से मर्डर किया जाता है। पर साउजिन समझदार थी, वो जानती थी कि सारे बीस्ट बुरे नहीं होते, इसलिए तो वो व्हाइट टाइगर से दोस्ती कर पाई थी। फिर साउजिन इंसानों का टॉर्चर याद करती है। वो याद करती है कि कैसे इंसानों ने उसे किडनैप कर लिया, स्पिरिचुअल हर्ब ढूंढने के लिए उसे मजबूर किया गया और यहाँ तक कि उसके छोटे भाई को मारने के लिए, उसके ऑर्गन्स को बेचने के लिए धमकी भी दिया गया। इन हालतों की वजह से वो इंसानों का मॉन्स्ट्रस साइड देख पाई थी और बीस्ट को इंसानों से ज्यादा लाइक करने लगी थी। ऐसे ही उस लैंड ऑफ फ्लावर में साउजिन और व्हाइट टाइगर सो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत थक जो गए होते हैं। पर जब साउजिन फिर से उठती है तो वो देखती है कि व्हाइट टाइगर बहुत दर्द में है और अनकॉन्शियस हो गया है। जहर फिर से व्हाइट टाइगर के बॉडी में फैलने लगा था और इस बार तो साउजिन के पास भी उसके लिए कोई इलाज नहीं था। व्हाइट टाइगर को वो यूं ही मरने नहीं दे सकती थी, उसको साउजिन किसी भी हालत में बचाना चाहती थी। इसलिए साउजिन अकेले ही आगे बढ़ जाती है, उस जजेंटिक पेड़ के पास की गुफा के अंदर चली जाती है। स्पिरिचुअल हर्ब को डिटेक्ट करते करते उसके पास जाने लगती है। वैसे साउजिन आगे तो बढ़ रही थी, पर जिस रास्ते से वो जा रही थी उस रास्ते में कई सारे गड्ढे होते हैं और उन गड्ढों को वॉर्म्स ने बनाए होते हैं। साउजिन किसी तरह से बचते बचाते आगे तो बढ़ जाती है, पर जब वो अपने एक्चुअल डेस्टिनेशन पे पहुंचती है, स्पिरिचुअल हर्ब के पास पहुंचती है, तब वो देखती है कि स्पिरिचुअल हर्ब को चारों तरफ से वॉर्म्स घेरे हैं और उनको बिना जगा के ही स्पिरिचुअल हर्ब को वहां से लाना है। साउजिन बिल्ली की तरह चलने लगती है और बिना आवाज किए वो स्पिरिचुअल हर्ब के पास पहुंच ही जाती है। पर वहां तो बस एक ही स्पिरिचुअल हर्ब था, जो कि उसके भाई के लिए और व्हाइट टाइगर के लिए सफिशिएंट नहीं था। साउजिन ये देख के बावली हो जाती है और चीखने चिल्लाने लगती है और इस प्रोसेस में वो वॉर्म्स को जगा ही देती है, द जायंट सेंटीपीड को जगा देती है। स्पिरिचुअल हर्ब को पकड़े हुए जायंट सेंटीपीड से बचते बचाते साउजिन वॉर्म्स से बचते बचाते चीखते चिल्लाते आगे बढ़ने लगती है और भागते भागते वो कई सारे लीचेस के पास पहुंच जाती है, जोंकों के पास पहुंच जाती है। जोंक साउजिन का खून पीने ही वाले थे, उसे अपना आहार बनाने ही वाले थे कि वहाँ जायंट सेंटीपीड पहुंच जाता है और सारे लीचेस को खुद खा लेता है। वहाँ साउजिन भी सुरक्षित नहीं थी, वो तो जायंट सेंटीपीड का नेक्स्ट टारगेट बन गई थी। पर इससे पहले कि जायंट सेंटीपीड साउजिन का कुछ बिगाड़ पाए, वहाँ व्हाइट टाइगर पहुंच जाता है और साउजिन को वो डिफेंड करने लगता है। जायंट सेंटीपीड एक वेनोमस क्रिएचर था, जिसका हर एक अटैक पॉइजन से भरा हुआ था। फिर भी व्हाइट टाइगर रुक नहीं रहा था, वो जायंट सेंटीपीड पे हमला कर रहा था। उसे वो बार बार काट रहा था, चीर फाड़ देने की बार बार कोशिश कर रहा था। एक बार को तो लगने लगा था कि व्हाइट टाइगर जीत गया है और जायंट सेंटीपीड को अपने एनर्जी बीम से वो हरा दिया है। पर जल्दी ही जायंट सेंटीपीड कॉइल करने लगता है, अपने हजारों पैरों को धीरे धीरे खोलने लगता है और मल्टीपल एक्सप्लोसिव अटैक व्हाइट टाइगर पे वो लॉन्च करने लगता है। ऐसे अटैक से बचना इजी नहीं था और ये हमारा बुद्धू व्हाइट टाइगर अच्छी तरीके से समझ गया था। इसीलिए व्हाइट टाइगर साउजिन को पकड़ के वहाँ से भागने लगता है, साउजिन को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करने लगता है। सीन शिफ्ट होता है लैंड ऑफ फ्लावर पे, जहाँ व्हाइट टाइगर और साउजिन पड़े हुए थे, बहुत घायल होकर वहाँ गिरे थे। साउजिन की बॉडी में कई सारे पत्थर लग गए थे, उसके बॉडी के आर पार हो गए थे। ऐसी हालत में भी साउजिन अपने भाई के बारे में सोच रही थी। मैं तुम्हें किसी भी हालत में बचाऊंगी भाई, बोल के साउजिन फूट फूट के रो रही थी। शायद उसे पता लग गया था कि वो जल्दी ही
मरने वाली है। अपने भाई तक ये स्पिरिचुअल हर्ब वो पहुंचा नहीं सकती है। वहाँ व्हाइट टाइगर भी पड़ा हुआ था जो कि पूरी तरीके से अनकॉन्शियस हो गया था। व्हाइट टाइगर को जीव याद आ रहा था, उसका मास्टर याद आ रहा था। उसे याद आ रहा था कि कैसे उसका मास्टर उस पे कोड़े बरसाता था। व्हाइट टाइगर ज्यादातर अटैक को सामने से झेलने की कोशिश करता था, जिसपे जीव उसे बार बार डांट लगाता था। जीव उसे डॉज करना सिखाता था, हार्मफुल अटैक से बचने की अहमियत उसे सिखाता था। अगर व्हाइट टाइगर अपने मास्टर की बात माना होता, ज्यादातर अटैक्स को वो डॉज किया होता, तो इस हालत में वो नहीं पहुंचता। पर अब पछताने का टाइम नहीं था, साउजिन को बचाने का टाइम था। साउजिन को बचाने के लिए ही व्हाइट टाइगर भटाक से उठ जाता है, पर मिराकुलसली उसका सारा घाव, उसका टूटा पंख अब ठीक हो चुका होता है। साउजिन अपना अल्टीमेट सेक्रीफाइस कर दी थी। जिस स्पिरिचुअल हर्ब से वो खुद ठीक हो सकती थी, अपने भाई को ठीक कर सकती थी, उस स्पिरिचुअल हर्ब को वो व्हाइट टाइगर पे यूज कर दी थी और खुद मरने के हालत में पहुंच गई थी। मरते मरते भी साउजिन व्हाइट टाइगर को अपने भाई के बारे में बताती है। यहाँ से 15 माइल ईस्ट की तरफ एक छोटा सा गांव है, वहाँ मेरा भाई है। व्हाइट टाइगर, मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ। मेरा भाई पहले ही बहुत कुछ झेल चुका है, प्लीज तुम उसे बचा लेना। जो मैं उसे नहीं दे पाई, तुम उसे देना, एक बेहतर जिंदगी देना। मेरा तो मन था कि मैं तुम्हारे साथ ओमनीसेंट फॉरेस्ट देखूं, पर शायद वो किस्मत को मंजूर नहीं है। चलो, मैं नहीं तो मेरा भाई ही सही, मेरे भाई के साथ तुम ओमनीसेंट फॉरेस्ट देखना। और हाँ, तुम बार बार सब मरेंगे बोलना बंद करना, बोल के साउजिन वहाँ मोशनलेस हो जाती है। और ये देख व्हाइट टाइगर टूट जाता है, फुट फुट के रोने लगता है। तभी वहाँ जायंट सेंटीपीड और क्रू एम्परर आ जाते हैं और साउजिन के मोशनलेस बॉडी को अटैक करने की कोशिश करने लगते हैं। व्हाइट टाइगर तो पहले से ही दुखी था, कई सारे इमोशंस से भरा हुआ था, पर जैसे ही वो देखता है कि साउजिन पे कोई अटैक करने की कोशिश कर रहा है, तब वो भड़क उठता है, अपने डार्क एनर्जी को क्रू एम्परर और जायंट सेंटीपीड पे अनलीश कर देता है। दोनों का वही कचुम्बर निकाल देता है। कुछ देर बाद जब ट्रैकिंग करते करते क्यानकिन वहाँ विंड वुल्फ्स के साथ पहुँचती है, तब लैंड ऑफ फ्लावर में वो जायंट सेंटीपीड और क्रू एम्परर का लाश देखती है। वहाँ साउजिन का भी लाइफलेस बॉडी पड़ा हुआ था और व्हाइट टाइगर गम में डूबा हुआ था। सब कुछ देख के, सब कुछ समझ के क्यानकिन साउजिन के पास पहुंच जाती है और उसकी बॉडी को जमीन से उठाने लगती है। तभी क्यानकिन को कुछ एहसास होता है कि साउजिन अभी तक मरी नहीं है, जिंदा है, उसे बचाया जा सकता है। सीन स्टार्ट होता है एक गांव से, एक गांव जहां कुछ बच्चों को कैद किया गया था, उनको टॉर्चर किया जा रहा था। वहां बच्चों को इस कदर कैद किया गया था कि वो बहुत बीमार होने लगे थे, कुछ तो बीमारी के चक्कर में मरने भी लगे थे। ये वही स्मगलर्स थे जिन लोगों ने साउजिन और उसके भाई को किडनैप किया था, उनके ऑर्गन्स बेचने का धमकी दिया था। ये लोग कुछ कुत्ते जैसे बीस्ट भी पाले थे जो कि उनके गैर हाजिरी में बच्चों पे नजर रखते थे, कभी कभी तो उनको काट के वुंडेड भी कर देती थी। हे, बहुत देर हो गया है, अभी तक वो लड़की आई क्यों नहीं है? अरे चिंता मत करो, उसका भाई हमारे पास है, वो स्पिरिचुअल हर्ब लेके हमारे पास ही आएगी या फिर उसके भाई की मौत का कारण बनेगी, बोल के वो स्मगलर्स बातचीत कर ही रहे थे कि उनके कुत्ते जैसे बीस्ट भौंकने लगते हैं, किसी अनचाहे मेहमान के आने का संदेशा देने लगते हैं। तभी वहाँ पे एक एक्सप्लोजन होता है, कहीं से एक एनर्जी बीम आके उन दो कुत्ते जैसे बीस्ट का काम वहीं पे खत्म कर देता है। चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है और जैसे ही धुआं क्लियर होता है, स्मगलर्स को एक सुंदर सी लड़की दिखने लगती है। वैसे वो लड़की इंसान तो नहीं लग रही थी, पर उसकी ब्यूटी किसी का भी मन मोह ले सकती थी। पकड़ लो उस लड़की को, उसको जाने ना दो, ब्लैक मार्केट में उसकी अच्छी खासी प्राइस मिलेगा, बोल के जैसे ही स्मगलर्स का हेड उसका कमांड देता है, वैसे ही उसके टीम मेंबर्स क्यानकिन की ओर झपटने लगते हैं। पर अचानक कहीं से एक जायंटिक शेर आ जाता है, एक पंखों वाला शेर जो मुंह खोल के एक एक करके सारे स्मगलर्स को अपना आहार बनाने लगता है। चारों तरफ खौफ फैल जाता है और जो एक दो स्मगलर्स इधर उधर भाग रहे थे, उनको क्यानकिन अपने वाइन से चीरने लगती है, खून की नदियां बहाने लगती है। नजारा बहुत खौफनाक था और ऐसे नजारा को देख बच्चे चीखने चिल्लाने लगते हैं और डर के मारे तो व्हाइट टाइगर को वो गाली भी देने लगते हैं।
भागो यहाँ से सफेद बिल्ली, हमें खा के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, हमें खाओगे तो तुम और भी सूख जाओगे, क्या पता कंकाल भी बन जाओगी। बोल के वो बच्चे व्हाइट टाइगर को ताना भी देने लगते हैं, पर जल्दी ही व्हाइट टाइगर की पीठ पे साउजिन को देख शांत भी हो जाते हैं। ये दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त है बोल के समझ जाते हैं। हमें यहाँ पे पता चलता है कि साउजिन को क्यानकिन बचा ली थी, एम वक्त पे उसे लाइफ ऑफ एसेंस पिला के मौत के मुंह से उसे बाहर खींच ली थी। किडनैपर्स ने वहाँ कई सारे बच्चों को रखे थे और इतने सारे बच्चों को देख क्यानकिन और व्हाइट टाइगर सरप्राइज हो गए थे। वैसे सारे बच्चों को क्यानकिन रेस्क्यू तो करती है, पर साउजिन और उसका भाई साओ उनको ही वो मिस्टी माउंटेन लेके जाती है और दूसरे बच्चों को वो ह्यूमन नेशन में छोड़ देती है। सीन शिफ्ट होता है एक अनजान से शहर में, जहाँ छिपते छिपाते साओलिन का सीक्रेट गैंग ऑपरेट कर रहे थे। साओलिन की हर एक कमांड को वो पालन कर रहे थे। फिलहाल के लिए तो उनके बेस में वीडियो कॉल चल रहा था और वीडियो कॉल में वही रेड हेडेड बीस्टमैन था, जो कि साओलिन को अपना अपडेट दे रहा था। चेयरमैन, मैं उस छोटे से म्यूटेंट बच्चे को ले आया हूँ जिसके खून में बीस्टमैन का खून दौड़ रहा है। ये सच में आगे चल के हमारे बहुत काम में आने वाला है, बोल के वो रेड हेडेड बीस्टमैन साओलिन को उस छोटे से बच्चे के बारे में बता रहा था। पर साओलिन उतने में खुश नहीं थी, उसे और ज्यादा बच्चे चाहिए थे, नए रिक्रूटमेंट चाहिए थे जो कि फ्यूचर में उसकी आर्मी को स्ट्रॉन्गर बनाए, उसके मास्टर के साथ लड़ाई में हिस्सा ले सके। इसलिए साओलिन और ज्यादा रिक्रूटमेंट करने का कमांड उस रेड हेड बीस्टमैन को दे देती है और खुद ऑफलाइन हो जाती है। हमें यहाँ पे पता चलता है कि साओलिन का आर्मी अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था, जिसमें कई सारे वैम्पायर्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड सुपर ह्यूमंस और बीस्टमैन जैसे क्रिएचर्स थे, जो कि साओलिन का ही कमांड का इंतजार कर रहे थे, वॉर में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार बैठे थे। सीन शिफ्ट होता है मिस्टी माउंटेन में, जहाँ 3 साल देखते ही देखते बीत गया था और अपने साथ वो कई सारे चेंजेस लेके आ गया था। इन 3 सालों में जियू कल्टीवेशन करते करते बहुत डेवलप हुआ था। यूं तो जियू अनकॉन्शियस था, पर उसके बॉडी में ट्रेमेंडस चेंजेस हो रहा था। जियू के 9 अर्बोरियल रूट्स अब 81 अर्बोरियल रूट्स बन गए थे और हर एक टाइटेनोबुआ जैसे दिखने लगे थे। सारे अर्बोरियल रूट्स में से एक रूट अब वॉइड को एक्सप्लोर करते करते म्यूटेंट स्प्लिट रूट बन गया था, जो धरती के कई गहराई में जा चुका था, डायमेंशंस को चीरने लगा था। जियू के पास अब 300 ब्रांचेस हो गए थे, जो कि हवा में लहराते लहराते एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकते थे। इसी बीच गोल्डन हार्ट भी ऑस्ट्रेलिया में हंगामा क्रिएट कर दिया था। कई सारे बीस्ट को मार के वो एक्सपीरियंस पॉइंट गेन किया था, लेवल अप हो रहा था। वैसे साओलिन भी चुप नहीं थी, वो तो एक नेशन को डेवलप कर रही थी। साओलिन अपने कंपेनियंस के साथ इन्फेर्नो सिटी को अपना बेस बना ली थी, दुनिया का 10 मोस्ट पावरफुल सिटीज में से एक बना दी थी। और साओलिन ऐसा करे भी क्यों ना, वो तो अब थर्ड ट्रांसन ऑर्डर में थी, ह्यूमंस की ग्रोथ के पीक में थी। इसी बीच तो लैंड, हवा, ओशन हर जगह चेंज हो रहा था, कई सारे न्यू बीस्ट का उभरना हो रहा था। पर जैसे बीस्ट उभर रहे थे वैसे ही वो गायब भी हो रहे थे। एक मिस्टीरियस केस अपने पीछे वो छोड़ के जा रहे थे। जब जियू सो रहा था तब दुनिया भी चेंज हो रहा था। इस बीच कई सारे न्यू नेशंस उभर आए थे और दुनिया में अपना दबदबा क्रिएट करने लगे थे। इसी दौरान फेडरेशन अपना कंट्रोल खो चुका था और 4 न्यू रेसेस उभर आया था, जो दुनिया में कंट्रोल पाने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि टाइम इतना बीत चुका था और मिस्टी माउंटेन शांत था, तो मिस्टी माउंटेन बस नाम का ही रह गया था। मिस्टी माउंटेन को सब भूल गए थे, उसे लैंड ऑफ लॉस्ट का नाम दे दिए थे। यूं तो 3 साल देखते ही देखते बीत गया था और टाइम के साथ जियू का स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रेमेंडस रेट से ग्रो हो रहा था। जब लगने लगता है कि जियू अपने हाइबरनेशन से जगने वाला है, अपना कल्टीवेशन पूरा करने वाला है, तब चारों ओर से उसके बीस्ट उसके पास गैदर होने लगते हैं। क्यानकिन और व्हाइट टाइगर तो स्मोक सिटी को साओजिन के हवाले छोड़ के जियू के पास पहुंच जाते हैं। इन 3 सालों में साओजिन बड़ी हो गई थी और यहाँ तक कि सेकंड ट्रांसन ऑर्डर में पहुंच गई थी और वो अपने समझदारी से सब कुछ संभालने भी लगी थी। पूरे शहर को क्यानकिन के पीछे मेंटेन कर सकती थी। जैसे ही सारे बीस्ट जियू के पास गैदर होते हैं, वो देखते हैं कि जियू के पास का स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लक्चुएट कर रहा है, मतलब जियू जल्दी ही जगने वाला है और होता भी वैसा ही है। चारों तरफ से रूट्स एंटैंगल होने लगते हैं और वाइन्स और ब्रांचेस के साथ मिलके एक नया रूप लेने लगते हैं। जियू जग के अपने पूरे फैमिली को अपने सामने देख के बहुत खुश होता है और अपने साथ म्यूटेट करते सी बीस्ट को सबके सामने लाता है। ये वही सी बीस्ट था जो जियू के साथ कड़ी टक्कर देके लड़ा था, जो हर किसी का स्किल कॉपी कर सकता था और व्हाइट जेल एलिफेंट और साओलिन को मारने तक पहुंच गया था। वही सी बीस्ट
अब अपना कॉन्शियसनेस खो चुका था और अपना पास्ट भूल के जीव के साथ म्यूटेट होके एक नया विलो ट्री बनने वाला था। पर उसके जगने का टाइम अभी नहीं आया था। जीव उस सी बीस्ट को बाजू में रख के सबको रिसेंट अपडेट्स मांगने लगता है। इन 3 सालों में क्या क्या हुआ है वो सबसे पूछने लगता है। क्या इन 3 सालों में इतना कुछ हो गया? मिस्टी माउंटेन को क्या सब भूल गए हैं? उनको लगता है कि मैं घायल हो गया हूँ और इसीलिए यहाँ छिपा बैठा हूँ। आने दो इंसानों को, उनको जल्दी ही पता चलेगा कि मिस्टी माउंटेन क्या है, मिस्टी माउंटेन का पावर लेवल क्या है। जियो गुस्सा हो ही रहा था कि उसे किसी अनचाहे मेहमान के आने का आहट होने लगता है और जियो इस बात पे मन ही मन मुस्कुराने लगता है। सच में मिस्टी माउंटेन के करीब एक इंसान आ गया था, एक सुपर ह्यूमन आ गया था। उसे लग रहा था कि मिस्टी माउंटेन में घायल डिमोनिक ट्री छिपा बैठा है और उसे मारने का सबसे बढ़िया मौका यही है। पर मिस्टी माउंटेन में एंट्री मारते ही उसे एक जिद्दी हनीपॉट बैजर मिलता है। ये हनीपॉट बैजर कोई नॉर्मल हनीपॉट बैजर नहीं था, ये तो एक म्यूटेंट बीस्ट था जो कि इलेक्ट्रीफाइंग स्पीड से उस पे हमला कर रहा था। पर ये सुपर ह्यूमन भी कोई नॉर्मल सुपर ह्यूमन नहीं था, ये एक अवेकेंड सुपर ह्यूमन था और रिसेंटली उभरे 4 रेसेस में से एक था। मूटियान थर्ड आई रेसेस का एक मेंबर था जो खुद थर्ड ट्रांसन लेवल का था और इसीलिए उसे हनीपॉट बैजर का अटैक मामूली लग रहा था। हनीपॉट बैजर हमले पे हमला करने लगता है पर उसके हर एक अटैक को मूटियान डॉज करने लगता है, उसके साथ खेलने लगता है। पर हनीपॉट बैजर कुछ ऐसा कर देता है जो मूटियान भी नहीं सोचा था, क्योंकि मूटियान हनीपॉट बैजर के हर एक अटैक को पकड़ रहा था, डॉज कर रहा था। इसीलिए हनीपॉट बैजर अपने गू को, अपने पॉटी को मूटियान की ओर फेंक दिया था और बेचारा मूटियान उसे अटैक समझ के पकड़ ही दिया, अपना हाथ गंदा कर दिया। सीन स्टार्ट होता है मिस्टी माउंटेन से। मिस्टी माउंटेन जहाँ एक घुसपैठिया घुसाया था। एक्सप्लोरेशन की खोज में, डिमोनिक ट्री को मारने की खोज में मूटियान स्काउटिंग करते करते मिस्टी माउंटेन में चला आया था। पर वो जो सोचा था वैसा कुछ नहीं हो रहा था। मिस्टी माउंटेन में तो उसे एक छोटा सा क्रिएचर टक्कर दे रहा था। लड़ाई में ही वो क्रिएचर उसका मजाक उड़ाने लगा था। एक बार को तो हनीपॉट बैजर मूटियान के हाथ में अपना टट्टी दे दिया था, अपने बदबूदार हथियार का उसको स्वाद दे दिया था। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे साथ ये करने की? मैं तुम्हें यहीं पे ही जिंदा गाड़ दूंगा, बोल के मूटियान गुस्से से उबलने लगता है। पर इससे पहले कि मूटियान कुछ कर पाए, हनीपॉट बैजर के पीछे से थंडर ड्रैगन निकल आता है। मूटियान सपने में भी नहीं सोचा था कि मिस्टी माउंटेन में ड्रैगन भी रहते हैं और ये ड्रैगन तो बहुत बड़ा था और अपनी बॉडी से वो एक पावरफुल ऑरा रिलीज कर रहा था। जैसे ही थंडर ड्रैगन अपना मुंह खोल के एक एनर्जी का ब्लास्ट मूटियान की ओर लॉन्च करता है, मूटियान के आसपास का इलाका जल की राख हो जाता है। पर मूटियान को ज्यादा कुछ नहीं होता क्योंकि वो एम वक्त पे अपना बैरियर एक्टिवेट कर दिया था और डिस्ट्रक्टिव ड्रैगन ब्रेथ से अपने आप को बचा लिया था। पर मूटियान का सरप्राइज अभी तक खत्म नहीं हुआ था। मूटियान के सामने ही एक इनोर्मस ड्रैगन उभर के आता है, एक सर्पेंटाइन ड्रैगन जो देखते ही देखते कुंडली मारने लगता है, जिसके आने से ही चारों तरफ बर्फ जमने लगती है और जिसके पूंछ के एक ही वार से मूटियान कई किलोमीटर दूर जा गिरता है। मूटियान अब बहुत घायल हो गया था और खून की उल्टी करने लगा था। वो कभी नहीं सोचा था कि मिस्टी माउंटेन दो ड्रैगन का घर होगा। मूटियान इतनी जल्दी हार मानने वालों में से बिल्कुल नहीं था। वो दर्द पाके भी उठ खड़ा होता है और अपने फुल स्पीड के साथ 2 ड्रैगन की ओर झपटने लगता है। अगर वो 2 ड्रैगन को नहीं मार पाया तो वो हनीपॉट बैजर को जरूर मार देगा, यही ख्याल मूटियान के मन में होता है। पर जल्दी ही उसके सामने थर्ड सरप्राइज आ जाता है। देखते ही देखते उसके सामने रेत मूव करने लगता है और 2 हैंड्स का शेप लेके मूटियान को मच्छर की तरह मसलने की कोशिश करने लगता है। बैटल में अब किंग जाओ उतर चुका था और वही सैंड को मैनिपुलेट कर रहा था, मूटियान को दबाने की कोशिश कर रहा था। ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में अपने आप को पाके मूटियान अपने ब्रूट स्ट्रेंथ से सैंड हैंड्स को चकनाचूर कर देता है और उनके ग्राफ से बाहर निकल आता है, अपने आप को फ्री कर देता है। पर फ्री होते ही अपने सामने वो एक सैंड गोलेम को पाता है। तुम लोगों को क्या लगता है तुम लोग एक साथ मिलके मुझे बुली करोगे? मुझे बुली करना इतना आसान नहीं है, बोल के मूटियान अपने डिवाइन डेथ रे को सैंड गोलेम पे अनलीश कर देता है। जहाँ भी डिवाइन डेथ रे लगा था वहाँ सैंड गोलेम तबाह हो गया था। कम से कम मूटियान तो यही सोच रहा था, पर उसका गलतफहमी जल्दी ही हट गया था क्योंकि सैंड गोलेम उसके सामने ही हील हो गया
और मोटियान पे पंचेस मारने लगा। मोटियान सैंड गोलेम से बचते बचाते उस पे हमला कर रहा था, तभी अचानक उसी पे ही कोई हमला कर दिया और उस पे हमला करने वाला और कोई नहीं बल्कि खुद किंग जाओ था, द सैंड मैनिपुलेटर था। किंग जाओ के भी एक ही वार से मोटियान कई किलोमीटर दूर जा गिरता है, पर किंग जाओ का वार अभी तक खत्म नहीं हुआ होता है। किंग जाओ तो मोटियान के सर को ही पकड़ लिया होता है और उसे जोरदार पेन दे रहा होता है। तुम्हें मैं अपने मास्टर के पास ले जाऊंगा, देखते हैं तुम उनके कितने काम में आओगे, बोल के किंग जाओ मोटियान को उठा ही रहा था कि मोटियान फिर से अपने डिवाइन डेथ रे को एक्टिवेट कर देता है और इस बार वो किंग जाओ के सर को टारगेट करता है। मोटियान सोचा था कि किंग जाओ इस बार हील नहीं हो पाएगा, ऐसे घाव पाके वो वहीं मर जाएगा, पर किंग जाओ तो तुरंत रीजनरेट हो गया था। वो अपने टूटे सर को भी हील कर दिया था और ये देख के मोटियान दंग रह गया था। तो तुम इससे भी हील हो गए, देखते हैं तुम कितनी बार रीजनरेट हो पाओगे, बोल के मोटियान फिर से हमला करने की पोजीशन में आ जाता है। पर उसके हमला करने से पहले ही थंडर ड्रैगन और आइस ड्रैगन मोटियान पे झपट पड़ते हैं, उसे अपने अटैक से जला और जमाने लगते हैं। अटैक करने में तो हनीपॉट बैजर भी पीछे नहीं था, वो भी मोटियान को कड़ी टक्कर दे रहा था, करारा जवाब दे रहा था। मिस्टी माउंटेन इतना पावरफुल होगा मोटियान अपने सपने में भी नहीं सोचा था। वो तो सोचा था कि वो इजीली मिस्टी माउंटेन को एक्सप्लोर करेगा, स्काउट करेगा और कुछ एक दो बीस्ट को मार के एक्सपीरियंस पॉइंट गेन करेगा, पर अब मामला उसके हाथ से जा चुका था। अगर वो ज्यादा देर वहां रुका तो उसका मरना पक्का था। तुम लोग रुको, मेरी बारी भी आएगी, इस बार तो मैं जा रहा हूँ, पर मैं वापस लौट के जरूर आऊंगा और तब मुझसे तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा, बोल के मोटियान अपने स्पेशल स्किल स्पेस एस्केप को एक्टिवेट कर देता है, जिससे भागने के लिए मोटियान के लिए एक पोर्टल खुल जाता है। पर इससे पहले कि मोटियान भाग पाए उसे एक आवाज सुनाई देता है, एक डेंजरस ओरा महसूस होने लगता है। अरे अरे, तुम मेरे घर आके बिना मुझसे मिले जा रहे हो, तुम मेरे मेहमान हो, तो मुझे खातिरदारी तो करने दो, बोल के जियो वहां आ धमकता है और उस स्पेस पोर्टल को बंद कर देता है। मोटियान का मुंह खुला का खुला रह गया था क्योंकि उसके सामने ही उसके स्पेस मैजिक को कोई अल्टर कर दिया था, ओवरराइट कर दिया था। रुको रुको, मेरी बात सुनो, बोल के मोटियान चिल्लाता रह जाता है, पर जियो कहाँ उसकी बातें सुनने वाला था। जियो के वाइन्स तो मोटियान को जकड़ चुके थे, उसको चारों ओर से खींच के उसके टुकड़े टुकड़े करने लगे थे। मोटियान को मार के जियो को 10,000 इवोल्यूशन पॉइंट्स मिलता है और उसके साथ साथ उसे एक आंख भी मिलता है। ये एक्स्ट्रा आंख थर्ड आई रेस का डिवाइन ट्रेजर था, जिससे जियो को अब कई किलोमीटर दूर दिखने लगा था, चीजों के आर पार दिखने लगा था, दुनिया स्लो मोशन में दिखने लगा था। पर जियो को वो ट्रेजर इतना खास नहीं लगा था, इसीलिए उस ट्रेजर को जियो व्हाइट टाइगर को दे देता है, जिससे व्हाइट टाइगर का अब 3 आंख हो जाता है। पता नहीं व्हाइट टाइगर इन स्किल्स के साथ क्या करेगा, अपने मूंगफली जैसे दिमाग के साथ वो पता नहीं क्या सोचेगा। जियो अब अंडरग्राउंड सिटी की ओर जाने लगा था, अंडरग्राउंड सिटी जो मिस्टी माउंटेन के नीचे ही बना था, जिसके कंस्ट्रक्शन का इंचार्ज खुद किंग जाओ था। किंग जाओ की गोरिल्ला आर्मी था। इन 3 सालों में अंडरग्राउंड सिटी भी बहुत चेंज हो गया था, वो एक फैक्ट्री जैसे दिखने लगा था, एडवांस मशीनरी और लैब इक्विपमेंट से भरा हुआ था। अंडरग्राउंड सिटी में पहुंचते ही जियो का वेलकम एक साइंटिस्ट करता है, जो उसे झुक के ग्रीट करने लगता है और अंडरग्राउंड सिटी के बारे में बताने लगता है। माय लॉर्ड, हम इन 3 सालों में बहुत कुछ डेवलप कर दिए हैं, हम लोग तो इवोल्यूशन के बारे में रिसर्च भी कर दिए हैं, ऐसे मेडिसिन बना दिए हैं जो इवोल्यूशन को स्पीड अप कर दे, क्रिएचर्स को इजीली इवॉल्व कर पाए। अंडरग्राउंड सिटी में हम ऐसे मेडिसिन भी बना दिए हैं जिससे हम किसी को भी इनेट स्किल मतलब एलिमेंटल स्किल दे पाए। जियो ये सीन स्टार्ट होता है मिस्टी माउंटेन के अंडरग्राउंड सिटी से, जो कि अभी काफी बदल चुका था, एक मॉडर्न सिटी जैसे लगने लगा था। उसी अंडरग्राउंड सिटी में अब जियो पहुंच गया था और एक साइंटिस्ट से बातचीत करने लगा था, उससे अपडेट लेने लगा था। वहाँ पे डॉक्टर टैन जियो को बताता है कि मिस्टी माउंटेन साइंस के फील्ड में बहुत आगे बढ़ गया है। मिस्टी माउंटेन के सारे साइंटिस्ट इवोल्यूशन के बारे में स्टडी किए हैं और इवोल्यूशन को स्पीड अप करने के लिए एक मेडिसिन भी बनाए हैं। डॉक्टर टैंग जियो को ये भी बताता है कि वो लोग इनेट एबिलिटी के बारे में भी स्टडी किए हैं। एक आंट के सेल को एक राइनोसोरस बीटल के साथ इंफ्यूज करके एक राइनोसोरस बीटल हाइब्रिड बना दिए हैं।
इस एग्जाम्पल से डॉक्टर टेन अब बोल रहा था कि मिस्टी माउंटेन के साइंटिस्ट अब किसी भी क्रिएचर में एक्स्ट्रा इनेट एबिलिटी ऐड कर सकते हैं, मतलब उनको एक्स्ट्रा पावरफुल बना सकते हैं। पर अभी तक वो बस इंसेक्ट में ही सीमित हैं। बड़ी बड़ी क्रिएचर्स में अभी तक वो एक्सपेरिमेंट नहीं किए हैं, पर वो नामुमकिन भी नहीं था। और ये दिखाने के लिए डॉक्टर टेन 3 टॉनिक ले आता है। टॉनिक जो नाइन टेल फॉक्स के खून से बना होता है, और वो टॉनिक वो नॉर्मल विंड वुल्फ पे इंजेक्ट कर देता है। देखते ही देखते नॉर्मल विंड वुल्फ पे बदलाव शुरू हो जाता है और म्यूटेशन पाके एक विंड वुल्फ फायर वुल्फ में और दूसरा आइस वुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। दोनों के दोनों वुल्फ बहुत पावरफुल हो गए थे। सिर्फ क्लास में ही नहीं, लुक में भी वो बहुत स्ट्रॉन्गर लग रही थी। एलिमेंटल पावर से इम्ब्यून जो हो गई थी। डॉक्टर टेन फिर जियो को अंडरग्राउंड सिटी का वेपन हाउस दिखाता है, जिसमें कई सारे वेपन्स और डिफेंस इक्विपमेंट रखा गया होता है। डॉक्टर टेन जियो को ये भी बताता है कि वो जल्दी ही स्पिरिचुअल वेपन भी बनाना शुरू कर देंगी और मिस्टी माउंटेन की पावर बढ़ाएंगी। जियो ये सब देख के बहुत खुश हो गया था, क्योंकि जो बीज वो बोया था उसका फल जो निकल आया था। अच्छा, मैं अभी चलता हूँ यहाँ से। तुम्हें अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम लैंगफेंग को बेझिझक मांग लेना, बोल के जियो अंडरग्राउंड सिटी से बाहर चला आता है। जियो का एक रूट धरती की बहुत गहराई में चला गया था। वो वॉइड को इन्वेस्टिगेट कर रहा था, डायमेंशंस को पार कर रहा था। उसी वॉइड रूट से जियो को पता चल गया था कि नेक्स्ट स्पिरिचुअल टाइड 1.5 साल के बाद आने वाला है। फर्स्ट स्पिरिचुअल टाइड ने क्रिएचर्स के जीन्स को म्यूटेट किया था। उसी तरह सेकंड स्पिरिचुअल टाइड क्रिएचर्स के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी जगाया था, स्पिरिचुअल विजडम दिया था। और अब थर्ड स्पिरिचुअल टाइड आने वाला है, दुनिया को उलट पुलट करके रखने वाला है। पहले से ही कई सारे क्रिएचर्स इवॉल्व होके रखे हैं। थर्ड आई जैसे न्यू रेस उभरे हैं। अब थर्ड स्पिरिचुअल टाइड के साथ और कई सारे न्यू रेस उभरेंगी और अपने साथ फूड चेन को फिर से बदलेंगी। इस बार तो जियो को भी इवॉल्व होना था, उसे डार्कनेस से जो लड़ना था। अच्छा डिवाइन फ्लावर, तुम्हारी क्या राय है? क्या सच में इंसान अपना हद पार कर चुके हैं? बोल के जियो सरफेस में आके डिवाइन फ्लावर से क्वेश्चन करने लगता है। हाँ मास्टर, नए फंक्शन उभरने लगे हैं और उनमें से कुछ तो पावर हाउस भी बना चुके हैं और कुछ ऐसे पावर हाउस भी निकल आए हैं जो मिस्टी माउंटेन को एक्सप्लोर कर रहे हैं। इंसानों को लगता है कि आप 3 साल पहले सी किंग से लड़ते लड़ते मारे गए हैं, इसलिए तो जो सुपर ह्यूमंस हमसे पैक्ट बनाए थे उनमें से ज्यादातर पैक्ट तोड़ चुके हैं। मिस्टी माउंटेन इन 3 सालों में बहुत गिर गया है, बस नाम का ही रह गया है, बोल के डिवाइन फ्लावर जियो के क्वेश्चन का आंसर देने लगती है। सच्चाई से जियो को वाकिफ करने लगती है। कोई बात नहीं, इंसान हमारे बारे में यही सोचते हैं। लगता है समय आ चुका है, मिस्टी माउंटेन अपना चेहरा फिर से इंसानों को दिखाएगा। जियो द गॉड ट्री का खौफ फिर से फैलेगा। सीन शिफ्ट होता है मिस्टी माउंटेन के पास के जंगल में, जहाँ कुछ स्मगलर्स कुछ बीस्ट को मारे जा रहे थे। उनको ब्लैक मार्केट में बेचने का प्लान किए जा रहे थे। ब्लैक मार्केट में बीस्ट का प्राइस बहुत था और उनके बॉडी पार्ट्स को बेच के बहुत पैसा कमाया जा सकता था। पर उन स्मगलर्स के ग्रुप में कुछ ऐसे लोग भी थे जो कि जल्दी से जल्दी वहाँ काम निपटा के वहाँ से जाना चाहते थे। वो इलाका मिस्टी माउंटेन के करीब था और यही उनके डर का कारण था। मतलब मिस्टी माउंटेन का खौफ अब भी थोड़ा बहुत कायम था। अरे चिंता मत करो, तुम मिस्टी माउंटेन से भला क्यों डर रहे हो? ये टाइम मिस्टी माउंटेन का नहीं, हमारा है। हम इतने सारे सुपर ह्यूमंस हैं यहाँ पे। अगर कोई बीस्ट यहाँ आ भी जाए तब हम सब मिल के उसका नामो निशान मिटा देंगे, बोल के एक स्मगलर हंस ही रहा था कि दूर से शेर की गुर्राहट सुनाई देने लगती है और धीरे धीरे वो आवाज पास आने लगती है। व्हाइट टाइगर वहाँ आ गया था और वो वहाँ अकेला नहीं आया था, बल्कि अपने टाइगर आर्मी के साथ वहाँ आया था। वैसे टाइगर आर्मी में वहाँ एक जायंट पोर्कुपाइन भी था और पोर्कुपाइन के साथ साथ वहाँ एक अननोन क्रिएचर भी था जो कोई स्पाइडर या कोई इंसेक्ट जैसा लग रहा था। जो भी हो, वो हमें आगे पता चलने वाला था। जैसे ही मिस्टी माउंटेन के बीच वहाँ पहुँच जाते हैं, चारों तरफ खौफ फैल जाती है और सारे स्मगलर्स इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से बच के निकलने के लिए भागने लगते हैं। पर वहाँ सिर्फ मिस्टी माउंटेन के बीस्ट नहीं आए थे, वहाँ मिस्टी माउंटेन का मिस्ट भी आया था, फॉग आया था और आते ही कोहरा अपने हालोसेनेजेनिक स्किल से चारों तरफ इल्यूजन क्रिएट करने लगा था, सबके दिमाग से खेलने लगा था। टाइगर आर्मी को वहाँ लीड करके खुद व्हाइट टाइगर साउजिन के साथ 300 किलोमीटर दूर जाने लगता है। वैसे नेविगेशन तो साउजिन कर रही होती है और वो रेल्म ऑफ स्टील की ओर ही सबको गाइड कर रही होती है। रेल्म ऑफ स्टील एक स्पेशल फॉरबिडन रीजन था जहाँ लिविंग मेटल्स रहते थे, मिस्टिकल गोलेम्स घूमते रहते थे। उसी फॉरबिडन रीजन को जियो कॉन्कर करना चाहता था। वो दुनिया को दिखाना चाहता था कि मिस्टी माउंटेन फिर से लौट के आ गया है, डिवाइन ट्री का रेन फिर से फैलने वाला है।
इसीलिए तो क्यानकिन ये मिशन को साओजिन को दे दी थी और अपने पहले मिशन में साओजिन फेल नहीं होना चाहती थी। वो सबको दिखाना चाहती थी कि वो ट्रस्टवर्दी है, कोई भी काम वो कर सकती है। वैसे साओजिन ज्यादा फिक्र भी नहीं कर रही थी क्योंकि उसके साथ तो व्हाइट टाइगर था, उसका पार्टनर था। सीन शिफ्ट होता है हेवन प्राइड कॉन्फ्रेंस में, जहाँ रिसेंटली उभरे हुए न्यू पावर हाउसेस अपना मीटिंग कर रहे थे, रिसेंट टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे थे। वैसे उनका रिसेंट टॉपिक जीव द डिमोनिक ट्री था, उसके अचानक जगने का था। क्या तुम ये मीटिंग बस इसीलिए बिठाए हो? एक मामूली पेड़ से तुम डर रहे हो? पहले की बात कुछ और थी और अब की बात कुछ और है। पहले हम ह्यूमंस कमजोर थे, पर अब देखो इन 3 सालों में हम बहुत डेवलप हो चुके हैं। हम कितने सारे पावर हाउसेस भी बना चुके हैं, हर एक नेशन को स्ट्रॉन्गर बना रहे हैं। बोल कि जहाँ एक बूढ़ो सुपर ह्यूमन अपना भाषण दे रहा था, वहीं एक ब्लोंड सुपर ह्यूमन उठ खड़ा होता है। तुम लोग पागल हो गए हो। मिस्टी माउंटेन शांत है मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है। इन 3 सालों में ये खबर कभी नहीं आई कि जीव द डिमोनिक ट्री खत्म हो गया है। हमें दुश्मन को कभी कमजोर नहीं आंकना चाहिए। तुम्हारे इस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हम सब डूब जाएंगे। बोल के वो ब्लॉन्ड सुपर ह्यूमन अपना आर्ग्यूमेंट देने लगता है और उसका आर्ग्यूमेंट एक तरीके से सही भी था। दुश्मन को कम आंकना मतलब हार का निशानी था। हाँ, ये ठीक कह रहा है। कभी अपना दिमाग कभी यूज करो मोटे, कहीं बुढ़ापे पे तुम्हारा दिमाग तो लुढ़क नहीं गया। रिसेंट इन्फॉर्मेशन से हमें साफ पता चल रहा है कि मिस्टी माउंटेन अपना मूव फिर से चल रहा है, अपना स्ट्रेंथ गैदर कर रहा है। बोल के एक पिंक बालों वाली लड़की ब्लॉन्डी को सपोर्ट करने लगती है और उस बूढ़ो सुपर ह्यूमन को ताना मारने लगती है। वैसे इन्फॉर्मेशन तो सच में आ गया था। इन्फॉर्मेशन की मिस्टी माउंटेन रेल्म ऑफ स्टील की ओर जा रहा है। रेल्म ऑफ स्टील से वो चीज लेने की कोशिश कर रहा है जिसपे हेवन प्राइड कॉन्फ्रेंस का भी आंखें हैं। हाँ, हमें वो चीज मिस्टी माउंटेन के हाथ नहीं लगने दे सकती। अगर वो चीज मिस्टी माउंटेन के हाथ लग गया तो हमारा सारा प्लान फेल हो जाएगा। मिस्टी माउंटेन बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। पर क्या हम इस वक्त भी मिस्टी माउंटेन से लड़ पाएंगे? क्या हम उनसे वो आइटम छीन पाएंगे? बोल के हेवन प्राइड कॉन्फ्रेंस में डिस्कशन चल ही रहा था कि वहाँ लिन पहुंच जाती है और सबको देख के वो हंसने लगती है। बिल्कुल सही कहा, तुम लोग मिस्टी माउंटेन के सामने कुछ भी नहीं हो। मैं यहाँ मिस्टी माउंटेन की तरफ से ही आई हूँ और मैं यहाँ ये देखने के लिए आई हूँ कि तुम लोग रेल्म ऑफ स्टील को कॉन्कर करने के टाइम कोई दखल ना दो। सीन स्टार्ट होता है हेवन प्राइड कॉन्फ्रेंस से, जहां रिसेंट इवेंट पे एक मीटिंग हो रही थी। जीव द डिमोनिक ट्री पे डिस्कशन चल रही थी। उसी मीटिंग में दखल देने लिन आ गई थी। लिन जो सेकंड ट्रांसन ऑर्डर की थी, स्पेस को मैनिपुलेट कर सकती थी, अपने मन मुताबिक वो पोर्टल खोल सकती थी। लिन हेवन प्राइड कॉन्फ्रेंस में आके सबके सामने अपना सुझाव रखने लगती है। तुम लोग मीटिंग छोड़ के कहीं नहीं जा सकते बोल के हेवन प्राइड कॉन्फ्रेंस के मेंबर्स को ट्रैप करने लगती है। हेवन प्राइड कॉन्फ्रेंस में हर तरीके के लोग थे और वो ऐसे ही किसी लड़की से भला कमांड कैसे ले सकते थे? तुम होती कौन हो हमें कमांड देने वाली? बोल के विली नीली लिन पे झपटता है। विली नीली वही बूढ़ा सुपर ह्यूमन था जिससे कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस था, जो कुछ देर पहले मिस्टी माउंटेन से ना डरने का सुझाव दे रहा था। पर जैसे ही विली नीली लिन पे झपटता है, उस पे हमला करके उसे सबक सिखाने की कोशिश करता है, वो देखता है कि उसके सामने अचानक एक पोर्टल खुल गया है। एक पोर्टल जो लिन को डिफेंड कर रहा था और विली नीली की आधे बॉडी को, उसके अटैक को कहीं और ट्रांसफर कर दिया था। मैं फिर से दोहरा रही हूँ, तुम लोगों के लिए अच्छा यही होगा कि तुम मिस्टी माउंटेन के काम में दखल ना दो। हमें तुम लोग गलत मत समझो। इस बार हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। इस बार मिस्टी माउंटेन बस यही चाहता है कि तुम लोग अपने स्ट्रेंथ को, अपने स्किल्स को पॉलिश करो, उसे वेस्ट ना करो और एकजुट होके रहो, क्योंकि जल्दी ही एक ऐसा वक्त आने वाला है जब मिस्टी माउंटेन को तुम लोगों की जरूरत होगी, तुम लोगों के अलायंस की जरूरत होगी। बोल के जैसे ही लिन अपनी बात सबके सामने रखती है, कई सारे सवाल उठने लगते हैं। मिस्टी माउंटेन आखिर क्या चाहता है? तुम लोग इतने पावरफुल हो, फिर तुम्हें हमारी क्यों जरूरत होगी? आखिरकार मिस्टी माउंटेन क्या प्लान कर रहा है? हमें और ज्यादा इन्फॉर्मेशन की जरूरत है। बोल की कॉन्फ्रेंस में सवाल पे सवाल उठने लगते हैं, पर लिन किसी का भी जवाब नहीं देती है। बस मुझे तुम्हें बस इतना ही बताने की परमिशन थी, बोल के लिन वहाँ से पोर्टल खोल के जाने लगती है।
पर कॉन्फ्रेंस रूम में एक ऐसी भी लड़की थी जो लिन को पहले से ही जानती थी, जो लिन के साथ ही पली बढ़ी थी, उसके साथ ही ग्रेजुएट हुई थी। और वही पिंक बालों वाली लड़की सूजी लिन को रोकने लगती है। रुक जाओ लिन, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हें मैं क्या याद नहीं हूँ? तुम भला इंसानों को क्यों बिट्रे किए हो और इंसानों को धोखा देके तुम भला डीमनिक ट्री के साथ क्यों मिल गए हो? बोल के सूजी लिन से कई सारे सवाल पूछती है, पर लिन उसकी एक भी बात का रिस्पॉन्स नहीं देती और देखती ही देखती उसकी आंखों से ओझल हो जाती है, अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती है। लिन के जाने के बाद कॉन्फ्रेंस रूम में हो हल्ला मच जाता है। हर कोई गुस्से में था और यही सोच में पड़ा हुआ था कि उनके सामने अचानक ये क्या हो गया था। डीमनिक ट्री क्या उनको इतना छोटा समझता था कि किसी भी ऐरे गहरे को उनको मैसेज कन्वे करने के लिए भेज दिया था? पर अभी के लिए वो कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो समझ गए थे कि मिस्टी माउंटेन के पावर के साथ वो फिलहाल के लिए नहीं उलझ सकते थे। सीन शिफ्ट होता है मिस्टी माउंटेन में, जहाँ पोर्टल खुल के लिन जियो के सामने आ गई थी और आपका काम हो गया है मास्टर बोल के लिन जियो को बताने लगी थी। जियो तो बहुत खुश था क्योंकि उसकी टीम में एक स्पेस मैनिपुलेटर जो था, जो कि पोर्टल खोल के कहीं भी आ जा सकता था और उसी की वजह से काम बहुत ज्यादा आसान होने लगा था। बहुत बढ़िया लिन, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, पर तुम्हारा काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है। पिछली बार हम 10 नेशन अलायंस को सबड्यू नहीं कर पाए थे, पर इस बार की बात कुछ और है। इस बार हम 10 नेशन अलायंस को अपने अंडर जरूर लेंगे, उनको जरूर सबड्यू करेंगे। जाओ तुम 10 नेशन अलायंस में जाओ, वहाँ तुम्हारा इंतजार एलिसिया कर रही होगी। आगे का प्लान तुम्हें एलिसिया ही समझा देगी। सीन शिफ्ट होता है 10 नेशन अलायंस में, जहाँ एलिसिया नजारे को एंजॉय कर रही थी। तभी उसकी मीड आती है और हमारी फाइट का टाइम आ गया है बोल के एलिसिया को बताने लगती है। वैसे एलिसिया वही लड़की थी जो 10 नेशन अलायंस के साथ मिलके फेडरेशन के साथ मीटिंग करने के लिए गई थी, पर किंगजाव और रेड आर्मी से हार के वो जियो के सामने पहुंच गई थी। जियो के माइंड कंट्रोल में आके वो उसकी वफादार बन गई थी। मतलब एक तरीके से एलिसिया जियो के लिए 10 नेशन अलायंस की जासूसी कर रही थी। लग रहा था 10 नेशन अलायंस में बहुत बड़ा हंगामा होने वाला था, क्योंकि पोप के सामने एलिसिया पहुंच गई थी। वैसे वो पोप 10 नेशन अलायंस के हेड की तरह लग रहा था, एक राजा की तरह लग रहा था। पर पोप को एलिसिया क्या क्या बताने वाली थी, उसके साथ लड़ने वाली थी या कुछ और करने वाली थी, ये तो हमें टाइम ही बताएगा। सीन शिफ्ट होता है रेल्म ऑफ स्टील में, एक फॉरबिडन एरिया में, जहाँ व्हाइट टाइगर अपने टाइगर आर्मी के साथ, जायंट स्पाइडर के साथ और साउजिन के साथ इन्वेजन करने के लिए आ गए थे। वहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट चीज लेने के लिए वहाँ आ गए थे। वहाँ मिस्टी माउंटेन के सारे क्रिएचर्स पे कोई नजर रख रहे थे, उनके एक्शन से फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। अरे देखो, मिस्टी माउंटेन के क्रिएचर्स यहाँ आ गए। क्या वो जिस चीज को लेने के लिए यहाँ आए हैं ले पाएंगे? बोल के जहाँ एक नमूना बोल रहा था, वहीं दूसरा नमूना उसका जवाब दे रहा था। अय्यो, तुम उनके बारे में क्यों सोच रहे हो? लड़ने दो उन सबको, मरने दो। वो जब लड़के थक जाएंगे तब हम उनका फायदा उठाएंगे, उनसे वो चीज छीन लेंगे। वो गोलेम कोर हमारा होगा और हमारे दुश्मन का नाश होगा। वैसे ये दो क्रिएचर्स नेचर के नमूने थे, जहाँ एक नमूना जायंट लिजर्ड की तरह लग रहा था, वहीं दूसरा एक स्पाइडर था, पर दोनों के दोनों ही इंसान के चेहरे रखे थे। शायद वो दोनों काइमेरास थे और मिस्टी माउंटेन के हार से वो बेहद खुश होने वाले थे। मिस्टी माउंटेन की क्रिएचर्स जैसे ही रेल्म ऑफ स्टील में पहुंचते हैं, वहाँ अर्थक्वेक आ जाता है, पूरा एरिया डोलने लगता है। ये अर्थक्वेक नॉर्मल अर्थक्वेक नहीं था, ये तो गोलेम्स का जगने का इशारा था। देखते ही देखते सबके सामने ब्लैक कोल्ड गोलेम उठ खड़ा होता है। ब्लैक कोल्ड गोलेम थर्ड ट्रांसन ऑर्डर का था और जगते ही वो मिस्टी माउंटेन्स के क्रिएचर्स पे हमला करने लगा था। वो उतने में नहीं रुकता, वो दहाड़ने लगता है और उसके दहाड़ से कई सारे छोटे छोटे गोलेम्स उठ खड़े होते हैं। ये सारे छोटे छोटे गोलेम्स मेटालिक गोलेम्स थे और अपने नंबर से वो मिस्टी माउंटेन के क्रिएचर्स पे हावी होने लगे थे। पर मिस्टी माउंटेन के क्रिएचर्स भी कुछ कम नहीं थे। साउजिन और व्हाइट टाइगर के अंडर सारे शेर गुर्राने लगते हैं और मेटालिक गोलेम्स पे टूट पड़ते हैं। जहाँ ब्लैक टाइगर अपने शैडो स्पीयर से मेटालिक गोलेम्स को जलाने लगा था, उनको एक साथ मारने लगा था, वही व्हाइट टाइगर उड़ते उड़ते ब्लैक गोल्ड गोलेम पे हवाई अटैक करने लगा था। साउजिन सोची थी कि ब्लैक गोल्ड गोलेम को मारने के बाद सारा मामला शांत हो जाएगा, ये जो छोटे छोटे कई सारे गोलेम्स उभरे हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। इसीलिए तो वो ब्लैक गोल्ड गोलेम पे
हमला पे हमला कर रहे थे। एक टाइम पे तो ब्लैक गोल्ड गोलेम पे हमला करके उसे नीचे गिरा भी दी थी। पर शायद सायोजिन का प्लान फेल होने वाला था, क्योंकि वहाँ एक गोलेम नहीं था बल्कि कई सारे गोलेम थे और हर कोई थर्ड ट्रांसन ऑर्डर के थे और उसके ऊपर वो अलग अलग मेटल से बने हुए थे। क्या जियो इस बैटल में शामिल होगा या अकेले ही सारी बीस्ट विजेता होंगी? सीन स्टार्ट होता है रेल्म ऑफ स्टील से, जहाँ मिस्टी माउंटेन के बीस्ट ब्लैक गोल्ड गोलेम और उसकी सेना से लड़ रहे थे। छोटे छोटे मेटालिक गोलम से घिरने लगे थे। साउजिन डिफेंस का काम खुद लेके ऑफेंस का काम दूसरे बीस्ट पे छोड़ दी थी। वो सबका प्रोटेक्शन कर रही थी। वैसे वो सोच रहे थे कि ब्लैक गोल्ड गोलम को हरा के सब कुछ खत्म हो जाएगा, गोलम को शायद उससे ही मिल जाएगा। पर वो सब गलत थे, क्योंकि जल्दी ही उनके सामने और एक गोलम उठ खड़ा होता है। वैसे वो गोलम भी कोई मामूली गोलम नहीं होता, वो भी एक जाइंट ब्रोंज गोलम होता है जो कि थर्ड ट्रांसन ऑर्डर का होता है। और मिस्टी माउंटेन की बीस्ट से लड़ने के लिए वो अपने आप को प्रिपेयर करने लगता है। पर इससे पहले कि कॉपर गोलम कुछ कर पाए, उस पे ब्लैक टाइगर हमला कर देता है। अपने डार्क एनर्जी बीम को कॉपर गोलम पे वो अनलीश करने लगता है। ब्लैक टाइगर के एनर्जी बीम से कॉपर गोलम में कई सारे छेद बनने लगते हैं, पर वो छेद धीरे धीरे फ्यूज होने लगते हैं, भरने लगते हैं। ये देख ब्लैक टाइगर अपना क्लोन बना देता है और अपने क्लोन के साथ मिलके ब्लैक टाइगर डार्क स्पीयर से कॉपर गोलम पे हमला कर देता है। वैसे ये जख्म भी धीरे धीरे हील हो रहा था। कॉपर गोलम अपने आप को हील कर रहा था, या फिर कम से कम कॉपर गोलम तो यही सोच रहा था, पर सच्चाई कुछ और था। कॉपर गोलम में अब डार्क एट्रीब्यूट्स इन्फ्यूज हो चुका था, जो उसे अपने आप को हील करने से रोक रहा था और धीरे धीरे उसे अंदर ही अंदर खाने लगा था। दूसरी ओर व्हाइट टाइगर अपनी फुर्ती से ब्लैक गोल्ड गोलेम से लड़ रहा था। उस पे लगातार एरियल अटैक कर करके उसे वो कॉर्नर करने लगा था। वैसे व्हाइट टाइगर उतने में नहीं रुकता। व्हाइट टाइगर तो ब्लैक गोल्ड गोलेम के अटैक से बचते बचाते उसके पास पहुंच जाता है और वहां अपना थर्ड आई खोल देता है। ये थर्ड आई जो व्हाइट टाइगर को जियो से मिला था, अब काम में आने लगा था। उसके अंदर से अब एनर्जी बीम निकलने लगा था, जो ब्लैक गोल्ड गोलेम के आधे सिर को ही उड़ा दिया था। ऐसे स्किल को देख तो साउजिन भी इम्प्रेस हो गई थी। वो तो व्हाइट टाइगर से उम्मीद भी लगाने लगी थी, पर उसकी उम्मीद टूट के चकनाचूर हो जाता है जब हमारा व्हाइट टाइगर अपने थर्ड आई को अपने ही कॉम्पेनियंस पे अनलीश कर देता है और इससे वो साउजिन से जोरदार मार भी खाता है। अरे नालायक टाइगर, टाइम वेस्ट मत करो, मैं तुम्हारा क्या करूं? दोस्तों को छोड़ो और दुश्मनों पे ध्यान दो, बोल के वो अपने आई ऑफ ट्रेजर स्किल को यूज करने लगती है और ब्लैक गोल्ड गोलेम की कोर को लोकेट कर देती है। साउजिन का इंस्ट्रक्शन साफ था, व्हाइट टाइगर को बस उसी ही लोकेशन में हमला करना था। अरे अरे देखो तो, ये मिस्टी माउंटेन के क्रिएचर्स दोनों गोलम को उठा दिए, पर क्या ये उन दोनों को हरा पाएंगे? अरे कलंक, तुम उन पे ध्यान मत दो, तुम हमारी प्राइज पे ध्यान दो, मरने दो उन सबको, बोल के जहाँ दो काइमेरास बातचीत कर रहे थे, बैटल पे अपनी नजरें गड़ाए हुए थे, वही व्हाइट टाइगर और ब्लैक टाइगर दोनों ही अपने ओपोनेंट्स को बेहाल कर चुकी थी। उनके मैक्सिमम बॉडी पार्ट्स को तोड़ मरोड़ चुकी थी। ब्लैक गोल्ड गोलम और कॉपर गोलम दोनों ही हार के कगार पे पहुंच गए थे, पर फिर भी उनके मिनियंस के रुकने का नाम नहीं था। छोटे छोटे मेटालिक गोलेम्स अब भी निकल आ रहे थे और मिस्टी माउंटेन की बेस पे भारी हो रहे थे। पोर्कुपाइन और जायंट स्पाइडर तो मेटालिक गोलेम के नाम से भी चिढ़ने लगे थे। ये सब क्यों हो रहा था, उन दो काइमेरास को अच्छी तरीके से पता था। उन दोनों को अच्छी तरीके से पता था कि जमीन के अंदर एक विशालकाय गोलम है, जो कि सारे मिनियंस को और यहाँ तक कि ब्लैक गोल्ड गोलम और कॉपर गोलम को कमांड दे रहा है, और उसी के अंदर ही वो गोलम कोर है, वो ट्रेजर है जिसके पीछे मिस्टी माउंटेन यहाँ आया है। अरे यही अच्छा टाइम है, ब्रोंज गोलेम हार गया है, चलो हमारे टनलिंग स्किल से ब्रोंज गोलेम को यहाँ से गायब कर देते हैं और दूसरे कॉन्टिनेंट में उसे पहुँचा के उसे हमारा बनाते हैं। नल्ले, तुम तो ठीक बोल रहे हो, तुम्हारा आइडिया इस बार बुरा नहीं है, बोल के जैसे ही दो काइमेरास बातचीत कर रहे थे, गोलम को गायब करने की तरकीब लगा रहे थे, तभी अचानक उनके पीछे से एक आवाज आती है जो उनको धमकाने लगता है। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई
ये सब बोलने की बोल के किंग्जा वहाँ पहुँच जाता है और अपने सैंड मैनिपुलेशन स्किल से दोनों काइमेरास को जकड़ लेता है और उनको टॉर्चर करने लगता है। तभी पूरा एरिया कांपने लगता है और धरती के अंदर से एक जजेंटिक गोलम उठ खड़ा होता है। ये जजेंटिक गोलम विशालकाय था, एक पहाड़ के जैसा था, जिसके पूरे बॉडी में मैग्मा दौड़ रहा था और जिसके एक ही दहाड़ से पूरे एरिया में शॉकवेव क्रिएट हो गया था। उसे देखते ही व्हाइट टाइगर और ब्लैक टाइगर उस पे टूट पड़ते हैं, उस पे अपने एनर्जी बीम की बौछार करने लगते हैं। पर वो जजेंटिक गोलम बस नाम का गोलम किंग नहीं था, वो तो गोलम ऑफ मैग्मा एंड स्टील था, जिन पे इन छोटे मोटे अटैक का कोई असर नहीं होने वाला था। हर एक अटैक उससे बाउंस बैक हो रहा था, उस पे खरोच तक नहीं ला पा रहा था। ये सब देख साओजिन समझ गई थी कि वो जिससे लड़ रहे हैं वो अलग ही लेवल पे है और नॉर्मल तरीके से उससे नहीं जीता जा सकता है। पीछे हटो सब लोग, पीछे हटो बोल के साओजिन चिल्लाने लगती है। साओजिन देख ली थी कि गोलम ऑफ मैग्मा एंड स्टील हमला करने वाला है और उसके अटैक का सामना उसके कॉम्पेनियंस नहीं कर सकते हैं। शायद उसी के वार्निंग का नतीजा था, जिसकी वजह से जो अटैक धरती में एक खाई क्रिएट कर दिया था, उसी अटैक से मिस्टी माउंटेन के सारे बीस्ट बच पाए थे। पर ये अटैक एक डाउट जरूर क्रिएट कर दिया था, डाउट की क्या वो सारे बीस्ट उस गोलम से जीत पाएंगे। डाउट में भी साओजिन हार नहीं मानी थी, वो मरते दम तक गोलम से टकरा सकती थी। पर ये सब होने से पहले ही वहाँ जियू पहुँच जाता है। हट जाओ तुम सब लोग, अब बैटल मैं लड़ूंगा बोल के जियू सबके सामने आ जाता है। तो तुम साओजिन हो, तुम बहुत ब्रेव हो, तुम्हारे बारे में मैं बहुत सुना हूँ और तुमसे मैं बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ बोल के जियू साओजिन की तारीफ करने लगता है और उससे साओजिन शर्माने लगती है। साओजिन पहली बार द डिवाइन ट्री से मिल रही थी और उससे मिलके वो बहुत खुश हो रही थी। जियू पहुँचते ही गोलेम ऑफ मैग्मा एंड स्टील के सामने चला जाता है और उससे उसके बारे में क्वारी करने लगता है। पर क्या गोलेम ऑफ मैग्मा एंड स्टील उससे बातचीत करने वाला था? बिल्कुल नहीं, वो तो जियू को देखते ही उस पे हमला कर देता है, उस पे मोल्टन मैग्मा की बौछार कर देता है। पर जियू ने तो पहले से ही अपना एक बैरियर क्रिएट कर दिया था, जिसकी वजह से वो अपने आप को बचा लिया था। तो तुम्हें बस इतना ही दम है बोल के जियू तो गोलेम ऑफ मैग्मा एंड स्टील को टोंट भी करने लगा था, उकसाने लगा था। अब गोलेम ऑफ मैग्मा एंड स्टील भड़कने लगा था और गुस्से में वो दहाड़ने लगता है और उसके दहाड़ से उसके सारे मिनियंस उसके पास इकट्ठे होने लगते हैं। गोलेम ऑफ मैग्मा एंड स्टील के साथ इन्फ्यूज होने लगते हैं, उसके साथ एक होने लगते हैं। बस इतना ही नहीं, पूरा जमीन भी मेटल में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। गोलेम ऑफ मैग्मा एंड स्टील की इशारों में नाचने लगता है। पर मिस्टी माउंटेन भी निहत्ता नहीं था, उनके पास भी एक खुफिया हथियार था जो कि हर चीज के आर पार देख सकता था। साओजिन तुरंत अपनी स्किल का यूज करती है और गोलेम ऑफ मैग्मा एंड स्टील का कोर लोकेट करके वो जियू को बता देती है। अब जियू का टाइम आ गया था, मिस्टी माउंटेन क्या है अब सबको दिखाने का टाइम आ गया था। सीन स्टार्ट होता है रेल्म ऑफ स्टील से, जहाँ जियू गोलम किंग से लड़ रहा था। वैसे अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो एक तिनका और एक पहाड़ जैसा लग रहा था। गोलम किंग के एक ही गुर्राहट से उसके सारे मिनियंस उसके पास आ गए थे, उसके साथ फ्यूज होके उसे और ज्यादा पावरफुल बनाने लगे थे। गोलम किंग था भी बहुत पावरफुल क्योंकि उसके पंचेस, उसके अटैक्स भयंकर तबाही मचा रहे थे, पूरी एरिया को स्टील में तब्दील कर रहे थे। पर मिस्टी माउंटेन भी इतना लाचार नहीं था, उनकी और भी एक खुफिया हथियार था, डिवाइन ट्री। उस गोलम किंग का कोर उसके गर्दन के निचले हिस्से में है, आप वहीं पे हमला करो बोल के साओजिन चीखने चिल्लाने लगती है। साओजिन अपने स्किल आई ऑफ ट्रेजर को यूज कर ली थी और गोलम किंग का कोर कहाँ है, उसकी कमजोरी कहाँ है, वो ये लोकेट कर ली थी। इसके वजह से जियू भी साओजिन से खुश हो रहा था क्योंकि व्हाइट टाइगर ने जिसको बचाया था वो अब उनके काम में जो आ रहा था। अब जियू भी तैयार होने लगा था, अपने सारे रूट्स को, अपने सारे वाइंड्स को वो कंबाइन करके जजेंटिफिकेशन स्किल यूज कर लिया था और एक जजेंटिक ट्री आंट के रूप में वो गोलम किंग के सामने आ खड़ा हुआ था। जियू अब विशाल काय लग रहा था, वो इतना बड़ा लग रहा था कि गोलम किंग भी उसके सामने फीका पड़ रहा था।
देखते ही देखते दोनों फिर से जूझने लगते हैं। गोलम किंग और जियो फिर से टकराने लगते हैं, जहां एक और गोलम किंग मल्टीपल फायर स्पीयर से जियो पे हमला कर रहा था, वहीं जियो उसके सारे अटैक्स को इग्नोर करके उसे अपने वाइन्स में जकड़ने लगा था। उस पे जोरदार थंडरबोल्ट गिराने लगा था। थंडरबोल्ट पाके गोलम किंग दर्द के मारे गुर्राने लगता है और जियो के वाइन से फ्री होके वो जियो पे आग उगलने लगता है। पर जियो के पास तो पहले से ही एक बैरियर था जो एलिमेंटल अटैक से जियो को प्रोटेक्ट कर रहा था, इसीलिए तो जियो अटैक के बीच ही अपना नेक्स्ट अटैक चल लिया था। जियो अपने हाथों में एनर्जी को गैदर करने लगता है और एक कॉन्डेंस एनर्जी का स्पीयर बना के उसे गोलम किंग पे फेंक देता है, उसे थोड़ी देर के लिए स्टन कर देता है। मौका बहुत बढ़िया था और इस मौके को जियो कैसे जाने दे सकता था। मौके का फायदा उठा के जियो गोलम किंग के कोर पे पंचेस मारने लगता है और उसके बॉडी से उसके कोर को ही निकाल फेंकता है। गोलम किंग के लिए उसका कोर ही सब कुछ था और उसके बिना गोलम किंग शट डाउन हो जाता है, बिना पावर के एक रोबोट जैसा हो जाता है। ऐसे नजारे को देख उस रीजन के सारे बीस्ट बहुत चक्के रह गए थे। डिवाइन ट्री के पावर से वो वाकिफ होने लगे थे और वो काइमेरास तो शॉक में चले गए थे। शॉक की वो ऐसे पावरफुल बीस्ट से पंगा लेने वाले थे। सीन शिफ्ट होता है मिस्टी माउंटेन में, जहाँ जियो अपने रिसेंट विक्ट्री का खुशियां मना रहा था। जियो के पास कई सारे बीस्ट गैदर हुए थे और उनमें से कुछ उसके रिसेंट प्रिजनर्स थे, उसके रूट्स में जकड़े हुए उसके कैदी थे। डिवाइन ट्री, हमें माफ कर दो, हम तुम्हारे अंडर ही रहेंगे, तुम्हारी हर एक काम कर देंगे, हमें बस एक दूसरा मौका दो, बोल के काइमेरास बड़बड़ाने लगते हैं। वो जियो से माफी की रिक्वेस्ट करने लगते हैं। जियो उनके बारे में पहले से ही किंग जाओ से सुन चुका था, उनके करतूबों के बारे में वो अच्छी तरीके से वाकिफ था, पर वो इतना निष्ठुर भी नहीं था कि माफी मांगने वालों को वो दूसरा मौका ना दे। मिस्टी माउंटेन के अंडरग्राउंड सिटी में एक प्रिजन बनने वाला है। उस प्रिजन में डिसओबीडिएंट सुपर ह्यूमन और बीस्ट को कैद करके रखा जाने वाला है। तुम दोनों वहाँ रहना, वहाँ की रखवाली करना, बोल के जियो उन दो काइमेरास को दूसरा मौका ही नहीं बल्कि मिस्टी माउंटेन का काम भी सौंप देता है। वहीं जियो के रूट्स में एक रेनबो डियर भी कैद हुआ था, जिसे जियो मारना नहीं चाहता था, इसलिए वो व्हाइट क्रेन को वहाँ बुलाता है और रेनबो डियर की जिम्मेदारी वो व्हाइट क्रेन को सौंप देता है। नेक्स्ट उसके पास एक लाइटनिंग रैट बचा था। वैसे ये लाइटनिंग रैट पोकेमोन की पिकाचू जैसे लग रहा था और तो और उसके अटैक भी उसके एबिलिटीज भी एक जैसे ही थे, जैसे कि वो लाइटनिंग स्पीड से भाग सकता था, एनिमीज पे लाइटनिंग और थंडरबोल्ट गिरा सकता था और तो और लाइटनिंग डैश भी कर सकता था। है ना ये बिल्कुल पिकाचू जैसा। क्योंकि मिस्टी माउंटेन में बहुत सारे रैट हो गए थे जो कि ट्रेमेंडस रेट से ग्रो हो रहे थे, इसीलिए जियो उस लाइटनिंग रैट को भी लैंगफैंग को सौंप देता है और खुद अपने इवोल्यूशन पॉइंट्स में ध्यान देने लगता है। जियो के पास अब 5 मिलियन इवोल्यूशन पॉइंट्स हो गए थे और उन इवोल्यूशन पॉइंट से वो अपने टाइम मैनिपुलेशन स्किल को अपग्रेड करता है, जो स्किल जियो की स्पिरिचुअल एनर्जी ड्रेन करके भी बस 50% एक्टिवेट हो सकता था, कभी कभार एक्टिवेट हो सकता था, अब वो 90% भी एक्टिवेट हो सकता था। मतलब जियो का स्पिरिचुअल एनर्जी अब ज्यादा वेस्ट नहीं होने वाला था, क्योंकि जियो के पास अब गोलम किंग का कोर था जो कि एक मेटल कोर था। तो जियो उसको स्टडी करने लगता है, उसको एनालाइज करने लगता है। जियो खुद एक कोर से बना हुआ है जो कि वुड को मतलब पेड़ों को रिप्रेजेंट करता है। उसी की तरह दुनिया में कई सारे कोर हैं, अर्थ एलिमेंट, फायर एलिमेंट, विंड एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, उसी तरह अनेकों कोर हैं और उन सबको जियो अपने में समाने वाला है, खुद में इन्फ्यूज करने वाला है। कम से कम जियो तो यही सपना देख रहा है। फिलहाल के लिए जियो नाइनटेल फॉक्स को समन करता है और उसे उसके कोर को लाने को बोलता है। पता नहीं जियो को किस बात का डर था जो अपने कोर को वो नाइनटेल फॉक्स को सौंप दिया था। जियो अपने वुड कोर को और मेटल कोर को इन्फ्यूज करने लगता है और उस फ्यूजन के साथ जियो को 3 न्यू स्किल मिल जाता है, असिमिलेशन, जिससे जियो डिफरेंट एलिमेंट्स को मेटल में कन्वर्ट कर सकता था और इसी स्किल के वजह से उसके चारों ओर का सॉइल मेटल में कन्वर्ट होने लगा था। नर्चर, जिससे जियो मेटल को खा के उनसे न्यूट्रिशन गेन कर सकता था और लास्ट डिवावर, जिससे जियो किसी भी मेटेलिक प्रॉपर्टी को अपना बना सकता था। मतलब ये थोड़ा बहुत उसके कॉपी स्किल के जैसा ही था। यूं तो चारों ओर कई सारे मेटल्स थे पर यूजफुल मेटल बस थोड़े बहुत ही थे, इसलिए जियो नाइनटेल फॉक्स को अपना नेक्स्ट कमांड दे देता है। जाओ नाइनटेल फॉक्स, चारों ओर अपने बीस्ट आर्मी के साथ फैल जाओ और जो डिफरेंट यूनिक मेटल मिले उनको मेरे पास ले आओ। यूं तो नाइनटेल फॉक्स
जियो का कमांड मारना चाहती थी, पर वहाँ एक प्रॉब्लम था। सावलिंग फेडरेशन की ओर से व्हाइट ड्रैगन के अगेंस्ट वॉर छेड़ दी थी और उसी को हेल्प करने के लिए नाइनटेल फॉक्स जाना चाहती थी। ऐसी बातों को सुन के जियो भावुक हो जाता है और वो नाइनटेल फॉक्स को सावलिंग के पास ही भेज देता है और खुद असिमुलेशन में लग पड़ता है, मेटल्स को अब्सॉर्ब करने में लग पड़ता है। सीन शिफ्ट होता है एक अननोन सी जगह पे, एक पहाड़ी वैली पे, जहाँ सावलिंग सुपर ह्यूमंस की टीम के साथ व्हाइट ड्रैगन के अगेंस्ट बैटल लड़ रही थी। वैसे ये व्हाइट ड्रैगन सर्पेंटाइन ड्रैगन था जो अपने मुंह से एनर्जी ब्लास्ट निकाल रहा था, जो कि दूसरे सुपर ह्यूमंस के साथ साथ सावलिंग के सिल्वर सेंटीपीड को भी कड़ी टक्कर दे रहा था। इसीलिए सावलिंग की हेल्प करने के लिए वहाँ व्हाइट जेड एलिफेंट पहुंच गया था और अपने हेवन पीर्सिंग हुफ से वो व्हाइट ड्रैगन को पीछे ढकेल रहा था। वैसे सावलिंग और व्हाइट जेड एलिफेंट की मिली भगत से व्हाइट ड्रैगन थोड़ा बहुत घायल तो हो रहा था, पर तुरंत रिकवर होके वो सावलिंग और व्हाइट जेड एलिफेंट को पछाड़ भी रहा था। यहाँ तक कि सावलिंग की इन्फेर्नो अटैक भी व्हाइट ड्रैगन के सामने फीका पड़ रहा था। इस बैटल को सीक्रेटली सावलिंग की खुफिया गैंग देख रही थी, जिसमें काउंटेस ड्रैकुला और रेड हेडेड सुपर ह्यूमन शामिल था, द बीस्ट मैन शामिल था, जो कि किसी भी वक्त सावलिंग की हेल्प करने के लिए तत्पर हो रहा था। पर क्या सावलिंग को हेल्प की जरूरत था, ये तो हमें वक्त ही बताने वाला था। सीन स्टार्ट होता है एक फाइट से, एक फाइट जो फेडरेशन और व्हाइट ड्रैगन के बीच हो रहा था। उस फाइट में कई सारे सुपर ह्यूमंस पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनके साथ तो सावलिंग और व्हाइट जेड एलिफेंट भी थे। उसी बैटल को दूर से सावलिंग की सीक्रेट गैंग देख रहे थे, जिसमें कई सारे पावरफुल म्यूटेंट सुपर ह्यूमन थे जो बैटल में कूदने के लिए तैयार बैठे थे। बस वो शाओलिंग के इशारे का इंतजार कर रहे थे। एक धमाकेदार बैटल के बाद जब फेडरेशन को लगने लगा था कि वो व्हाइट ड्रैगन को कॉर्नर करने लगे हैं, जल्द ही बैटल जीतने वाले हैं, तभी व्हाइट ड्रैगन अपना सीक्रेट मूव यूज करता है। वो जोर जोर से गुर्राने लगता है और अपने कंपेनियन को समन करने लगता है। व्हाइट ड्रैगन का कंपेनियन एक ब्लैक फायर फॉक्स था जो उसी की तरह ही पावरफुल लग रहा था। ब्लैक फायर फॉक्स को देख के हर कोई सरप्राइज हो गए थे, क्योंकि वहाँ रह रहे ज्यादातर बीस्ट व्हाइट कलर के थे। इसीलिए हर कोई सोच में पड़ गया था कि ये ब्लैक फायर फॉक्स भला कहाँ छिप के बैठा था, क्योंकि बैटल बहुत इंटेंस तरीके से चल रहा था। इसीलिए सावलिंग की सीक्रेट गैंग भी चिंता में पड़ने लगा था। काउंटेस ड्रैकुला तो बैटल में खुद जाना चाहती थी, बैटल में कूद के वो सावलिंग की मदद करना चाहती थी, पर उसे रेड हेडेड बीस्टमैन रोक लेता है। तुम वहाँ ऐसे ही नहीं जा सकती, तुम्हें ये अच्छी तरीके से पता है कि मिस्टर सावलिंग वहाँ अपनी फुल पावर यूज नहीं कर रही है, और अगर हम वहाँ चले गए तो उनका सीक्रेट सबके सामने आ जाएगा। अच्छा यही होगा कि हम मिस्टर सावलिंग के कमांड का इंतजार करें, बोल के रेड हेडेड सुपर ह्यूमन काउंटेस ड्रैकुला को समझाने लगता है। पर तभी उसका बीस्ट सेंस ट्रिगर होने लगता है। कोई अनचाहा मेहमान उनकी ओर ही आ रहा था, और जो भी वहां आ रहा था वो बहुत पावरफुल था। जैसे ही वहां बुल डीमन और नाइनटेल फॉक्स पहुंचते हैं, उनको दुश्मन समझ के रेड हेडेड सुपर ह्यूमन उन पे हमला करने की कोशिश करता है, पर उसे काउंटेस ड्रैकुला तुरंत रोक लेती है। हथियार नीचे करो बेवकूफ, ये हमारे ही साइड में है, बोल के काउंटेस ड्रैकुला रेड हेडेड सुपर ह्यूमन को डांटने लगती है और नाइनटेल फॉक्स और बुल डीमन को करंट सिचुएशन की अपडेट देने लगती है। काउंटेस ड्रैकुला बताती है कि ह्यूमन पावर हाउसेस चुपचाप खड़े हैं और सावलिंग की इस बैटल में कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं। उन्हीं की वजह से सावलिंग अपने फुल पावर को अनलिश नहीं कर पा रही है और बैटल में बेबस हो रही है। ह्यूमंस की तरह कुछ बीस्ट भी शैडो में खड़े हैं और हो रहे बैटल को अब्सॉर्ब कर रहे हैं। शायद किसी मौके का वो इंतजार कर रहे हैं। सावलिंग की ऐसी सिचुएशन देख नाइनटेल फॉक्स भावुक हो जाती है और बुल डीमन को कमांड देख के वो बैटल में बुल डीमन के साथ कूद जाती है। दूसरी ओर सावलिंग ब्लैक फायर फॉक्स और व्हाइट ड्रैगन से अकेले लड़ रही थी। अपने फ्लेम बटरफ्लाइज और सेक्रेट फ्लेम से वो दोनों को टक्कर दे रही थी। पर एक पॉइंट ऐसा आता है जब सावलिंग ब्लैक फायर फॉक्स के अटैक और व्हाइट ड्रैगन के अटैक के बीच फंस गई थी। जब लगने लगा था कि वो हार गई है और ब्लैक फायर फॉक्स के अटैक का वो शिकार हो गई है, तभी सावलिंग के रेस्क्यू में बुल डीमन आ जाता है और अपनी बैटल एक्स के एक ही वार से वो ब्लैक फायर फॉक्स के चेहरे को छल्ली कर देता है।
बुल डीमन उतने में नहीं रुकता। वो अपने ग्रेविटी मैनिपुलेशन को एक्टिवेट कर लेता है और ब्लैक फायर फॉक्स को एक ही जगह पे गिरा के उसे निचोड़ने लगता है। वहाँ खड़े सुपर ह्यूमंस दंग रह गए थे। वो इस बुल डीमन के बारे में काफी सुने थे। वो जानते थे कि यह नाइनटेल फॉक्स और बुल डीमन मिस्टी माउंटेन से बिलोंग करते हैं, पर वो लोग यहाँ क्यों आए हैं और उनकी मदद वहाँ क्यों कर रहे हैं, ये सवाल उनके मन में बार बार उठ रहा था। कभी कभी तो उनके मन में शक घर करने लगा था। गलत मत समझो हमें इंसान, हम यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ व्हाइट ड्रैगन के कॉर्प्स को लेने आए हैं। बेहतर यही होगा कि तुम लोग हमसे दूर रहो। वैसे भी तुम्हारे पावर लेवल और हमारे पावर लेवल के बीच जमीन आसमान का फर्क है, बोल के नाइनटेल फॉक्स इंसानों को सब कुछ समझा देती है। सारे सुपर ह्यूमंस सिचुएशन को समझ ही रहे थे कि तभी शैडोज से कुछ और बीच निकल आते हैं और वो व्हाइट ड्रैगन और ब्लैक फायर फॉक्स की मदद करने लगते हैं। वो दो हेल्पर व्हाइट फॉक्स और स्नो एप थे, जो नाइनटेल फॉक्स और बुल डीमन को देख के ही बाहर आए थे। देखते ही देखते दोनों साइड में घमासान लड़ाई शुरू हो जाता है, जिसको बस सुपर ह्यूमंस देखते रह जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है मिस्टी माउंटेन में, जहाँ जियो ग्रीन मेंटिस को अपने पास बुलाया था, शायद उसके साथ कुछ डिस्कस करना था। ग्रीन मेंटिस, तुम्हारा तो गोल्डन आंट के साथ अच्छा रिश्ता है, तुम तो उसके साथ काफी टाइम से भी लड़ रहे हो, तुम अपने लाइफ में कई सारे अचीवमेंट पाए हो और अगर मेंटिस क्वीन को छोड़ दिया जाए तो तुम ही सारे मेंटिस के सक्सेसर हो। पर इन 3 सालों में तुम बिल्कुल इवॉल्व नहीं हुए, ना ही तुम थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्गर हुए हो। तुम्हें क्या लगता है तुम इन सिचुएशन में गोल्डन आंट से कंधा मिला पाओगे? उसे देखो, बहुत आगे बढ़ रहा है। अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो उसके लिए तुम बेड़िया बन जाओगे। अच्छा यही होगा कि तुम जल्दी से जल्दी स्ट्रॉन्गर बनो, वरना गोल्डन आंट को भूल जाओ। जियो की ऐसी बातें सुन ग्रीन मेंटिस शॉक में आ गई थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगी थी। वो भले अपने प्यार को, अपने गोल्डन आंट को कैसे भूल सकती थी। उतने में जियो ग्रीन मेंटिस को कुछ खाने के लिए देता है। वो चीज एक वॉइड वॉर्म था, एक पैरासाइट था, जो कि 3 साल तक जियो के रूट्स को ऑब्जॉर्व करके उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को खा के बड़ा हो रहा था। जियो साफ साफ ग्रीन मेंटिस को कमांड दे देता है, कमांड कि उसे उस पैरासाइट को खाना है, उसे खा के उसे इवॉल्व होना है और ज्यादा पावरफुल बनना है। पर जियो ग्रीन मेंटिस को एक वार्निंग भी देता है, वार्निंग कि अगर ग्रीन मेंटिस वर्ल्ड वॉर्म को अपने में सक्सेसफुली इन्फ्यूज नहीं कर पाया तो वर्ल्ड वॉर्म ग्रीन मेंटिस के बॉडी पे काबू पा लेगा और ग्रीन मेंटिस को अपनी पपेट की तरह नचाएगा। ऐसी वार्निंग पाके भी ग्रीन मेंटिस पीछे नहीं हटती, क्योंकि अब सवाल गोल्डन आर्ट पे जो आ गया था। जैसे ही ग्रीन मेंटिस उस वॉर्म को डिवावर करती है, वो चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और इवॉल्व होते हुए एक ट्रमेंडस एनर्जी का पिलर वो आसमान की ओर लॉन्च कर देती है। ऐसे एक्टिविटी से, ऐसे ऑरा से डिवाइन फ्लावर अट्रैक्ट होके आ गई थी और जियो के पास क्या हो रहा है वो ध्यान से देखने लगी थी। वो देखती है कि ग्रीन मेंटिस अब पर्पल मेंटिस हो गई है, वो थोड़ी बड़ी और पावरफुल हो गई है और साथ ही साथ वो जियो पे पागलों की तरह हमला पे हमला कर रही है। शायद ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, बोल के जैसे ही जियो पर्पल मेंटिस पे अपना वार करने लगता है, उसे खत्म करने की कोशिश करने लगता है, तभी डिवाइन फ्लावर अचानक उन दोनों के बीच आ जाती है। वो जियो को समझाने लगती है कि वो पर्पल मेंटिस को ध्यान से देखे, क्योंकि पर्पल मेंटिस अभी तक हारी नहीं थी, वो फुल्ली पैरासाइट के कंट्रोल में नहीं आई थी और अंदर ही अंदर उस पैरासाइट से वो लड़ रही थी। अपना कंट्रोल पाने की वो हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। देखते ही देखते पर्पल मेंटिस वर्ल्ड वॉर्म की एनर्जी को फुल्ली अब्सॉर्ब कर लेती है और फुल्ली इवॉल्व होके अपना कंट्रोल भी वापस पा लेती है। अब पर्पल मेंटिस थर्ड ट्रांसन ऑर्डर में पहुंच गई थी और वो इतनी पावरफुल हो गई थी कि वॉइड गेट खोल पा रही थी। जियो तो पर्पल मेंटिस से खुश हो जाता है और उसे एक नया नाम भी वो दे देता है। पर्पल मेंटिस अब ली लियान के नाम से पॉपुलर होने वाली थी और वो इतनी पावरफुल हो गई थी कि वो अब गोल्डन आंट की कॉम्पेनियन बन सकती थी, उसकी साथी बन सकती थी। सीन स्टार्ट होता है मिस्टी माउंटेन से, जहां जियो अपने स्टेटस विंडो को देख रहा था। रिसेंटली वो कैसे कैसे स्किल पाया है उनको वो एनालाइज कर रहा था।
रिसेंटली जियो एक एब्सोल्यूट इवोल्यूशन बोल के स्किल पाया था, जिसके रहते वो किसी भी क्रिएचर में अपने आप को ढाल सकता था, ट्रांसफॉर्म कर सकता था और तो और उनके स्किल को भी हूबहू कॉपी कर सकता था। पर उसमें एक प्रॉब्लम था, जियो उसी क्रिएचर में अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकता था जिनके बारे में वो जानता हो, उनके बायोलॉजिकल फीचर्स के बारे में, उनके एनाटॉमी के बारे में उसको समझ हो। वैसे ये स्किल उसे सी किंग को मार के मिला था और उस न्यू स्किल को टेस्ट करने के लिए जियो उतावला हो रहा था। जियो देखते ही देखते अपने आप को एक वुल्फ में ट्रांसफॉर्म कर देता है और वो जैसा सोचा होता है वैसा ही हुआ होता है। वुल्फ का हर एक स्किल उसमें मर्ज हो गया होता है। अब जियो वुल्फ के रूप में छलांग मार पा रहा होता है, विंड ब्लास्ट कर पा रहा होता है और मिस्टी माउंटेन में घूमते घूमते वो मजाक कर रहा होता है, लाइफ को थोड़ा बहुत एंजॉय कर रहा होता है। अपने ऐसे एक्शन को देख जियो को मंकी किंग याद आ रहा होता है। मंकी किंग के पास भी ऐसा ही स्किल था जिसकी वजह से वो किसी भी क्रिएचर में अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकता था। काश वो ऐसे ही इंसान भी बन सकता था। जियो मस्ती मजाक कर ही रहा था कि वो देखता है कि मिस्टी माउंटेन में उसके बीस्ट वापस आ गए हैं और वो अपने साथ कुछ कॉर्प्स लेके आए हैं, कुछ डेड बॉडीज लेके आए हैं। वैसे वो व्हाइट ड्रैगन के कॉर्प्स को लेके आई थी जहाँ से उसका हार्ट मिसिंग था और उसके हार्ट को तो सावलिंग लेके गई थी। फेडरेशन से व्हाइट ड्रैगन के दिल को डील करने के लिए वहां गई थी। जहाँ ये सब सुन के जियो सावलिंग के बारे में चिंता करने लगा था, वहीं पैंडा और मेड्यूसा व्हाइट ड्रैगन के पिक लेने में बिजी थे, सोशल मीडिया में पॉपुलैरिटी पाने में और पोस्टिंग करने में वो बिजी थे। अरे मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि तुम लोग एक ड्रैगन को हरा दोगे, बोल के पैंडा तो नाइनटेल फॉक्स को और बुल डीमन को चिढ़ाने भी लगा था। उनकी टांग खींचने में वो कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। वहीं जियो ड्रैगन की बॉडी को स्टडी करने में बिजी था और वो स्टडी करे भी क्यों ना, अगर वो ड्रैगन के बॉडी को अच्छी तरीके से समझेगा नहीं तो वो ड्रैगन के रूप को कैसे ले पाएगा, व्हाइट ड्रैगन के स्किल्स को भला कैसे कॉपी कर पाएगा। वैसे मिस्टी माउंटेन के एक्सपेंशन का टाइम भी आ गया था और इसके बारे में जियो पहले से ही सोच के रखा था। जल्दी ही उसकी बीस्ट नॉर्दर्न डेप्थ्स की ओर एक्सपांड करने लगेंगे और विराट सवाना और रेगिस्तानी वेस्टलैंड को भी वो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मेरिड रेस को कॉन्कर करके ही वो थर्ड स्पिरिचुअल टाइड के लिए प्रिपेयर होंगे, अपने आप को सक्षम बनाएंगे। जियो अपने इस प्लान को जल्द ही एक्टिवेट कर देता है और मिस्टी माउंटेन का एक्सपेंशन शुरू हो जाता है। मिस्टी माउंटेन के बीस्ट चारों तरफ फैल जाते हैं, नेशन को सबड्यू करने लगते हैं और मिस्टी माउंटेन के लिए अलायंस और कॉम्पेनियंस ढूंढने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है फॉरेस्ट ऑफ डेथ में, जहां पर्पल मैंटिस एक राइनो से लड़ रही थी और उसे वो पटक पटक के मार रही थी। वहां थंडर ड्रैगन लैंगफैंग और उसका रेड आर्मी भी था और पर्पल मैंटिस के ऐसे स्किल देख हर कोई सरप्राइज हो रहा था, दंग रह गया था, क्योंकि राइनो अब हार चुका था तो उसे मिस्टी माउंटेन में भेजने का टाइम आ गया था और इस काम के लिए लैंगफैंग का रेड आर्मी बिल्कुल सही था। अलग अलग रीजन में मिस्टी माउंटेन के अलग अलग बीस्ट अपना इन्वेजन शुरू कर दिए थे। जहां सिंपैंजी किंग अपने मंकी आर्मी के साथ एक एरिया को इन्वेजन कर रहा था, वहीं थंडर ड्रैगन एनर्जी ब्लास्ट करते करते कई सारे बीस्ट के बीच तबाही मचा रहा था, सर उठाने वालों की सर कुचल रहा था। वैसे आर्टिक स्नो बेयर और डायनासोर भी पीछे नहीं थे, वो भी बैटल में कूद चुके थे और अपनी एनिमीज की औकात वो दिखा रहे थे, दुश्मन बीस्ट की सर को वो कुचल रहे थे। स्पाइडर क्वीन भी अपने स्पाइडर आर्मी के साथ एक एरिया में इन्वेजन शुरू कर दी थी और जो मिस्टी माउंटेन के खिलाफ उठ रहे थे उनको वो खाना बना रही थी। अगर इतना कुछ हो रहा था तो इसकी खबर इंसानों को भला कैसे ना लगी। फेडरेशन को मिस्टी माउंटेन की इन्वेजन के बारे में पता चल गया था और वो इस टॉपिक में एक कॉन्फ्रेंस भी बिठा दिया था। सिर्फ फेडरेशन ही चिंतित नहीं था, 10 नेशन अलायंस, लुओ किंगडम और कई छोटे मोटे नेशन का हालत यही था। जहां किसी नेशन में बात चल रही थी कि मिस्टी माउंटेन आखिरकार पागल हो गया है, 3 सालों तक चुप रह के भला वो अब हमला क्यों कर रहा है, वहीं कुछ नेशन अपने पैक्ट के बारे में चिंता कर रहे थे, कहीं मिस्टी माउंटेन उनका पैक्ट तोड़ के उन पे हमला ना कर दे बोल के वो सोच में पड़ गए थे। लुओ किंगडम के कॉन्फ्रेंस रूम में तो अलग ही हाल था, वो अपने सुपर ह्यूमन आयरन फिस्ट को समन किए थे, उस पे वो शक करने लगे थे, डाउट करने लगे थे। तुम तो मिस्टी माउंटेन के साथ पैक्ट साइन किए हो, कहीं तुम मिस्टी माउंटेन को सारे इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे रहे हो, और ये भला क्या हो रहा है, मिस्टी माउंटेन अचानक ऐसे एक्टिव कैसे हो गया है, बोल के जहाँ एक ऑफिसर आयरन फिस्ट को सवाल पे सवाल करने लगता है, वहीं आयरन फिस्ट गुस्से से भड़कने लगता है। तुम लोग मुझ पे शक कर रहे हो, बताओ यहाँ भला ऐसा कौन है जो मिस्टी माउंटेन के साथ पैक्ट साइन नहीं किया है, कोई भी यहाँ पे दूध का धुला हुआ नहीं है।
मैं भी तुम लोगों की तरह ही हूँ। अगर तुम लोगों को मिस्टी माउंटेन की इरादे नहीं पता तो भला मुझे कैसे पता होगा, बोल के आयरन फिस्ट चीखने चिल्लाने लगता है, अपना सफाई देने लगता है। पर उसकी बातों को कोई सीरियसली नहीं ले रहा था। हर कोई तो उसी पे ही शक कर रहा था। हाँ, और कोई कोई झगड़े को सुलझाने की कोशिश जरूर कर रहा था। तभी दीवार को फोड़ के अंदर पेरेग्रिन फॉल्कन उड़ाता है। चुप करो सब लोग, मैं यहाँ मिस्टी माउंटेन की तरफ से आया हूँ, डिवाइन ट्री की तरफ से आया हूँ। तुम में से किसी के पास अगर हेवन पैड रेस के बारे में इंफॉर्मेशन है या फिर किसी दूसरे रेस के बारे में इंफॉर्मेशन है तो हमें बता दो। बदले में तुम्हें मनचाहा रिवॉर्ड मिलेगा। और अगर इंफॉर्मेशन रख के भी साइलेंस रहे या फिर कुछ और प्लान करने की कोशिश किए तो तुम लोगों को अपना जगह दिखा दिया जाएगा, पनिशमेंट मिलेगा। इतना बोल के पेरेग्रिन फॉल्कन वहाँ से उड़ के चला जाता है और अपने पीछे वो डर का माहौल छोड़ के चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है नॉर्दर्न डेप्थ्स में, जहाँ वुली मैमथ एक फ्रॉस्ट जायंट से लड़ रहा था। फ्रॉस्ट जायंट सेकंड ट्रांसन ऑर्डर का था और वुली मैमथ से वो इजीली हार गया था। उसको हरा के आइस ड्रैगन के साथ वुली मैमथ मिस्टी माउंटेन चला आता है और सारे बीस्ट को वो जियो को सौंप देता है, अपने मास्टर को सौंप देता है। जियो उन सारे बीस्ट को देख के बहुत खुश हो रहा था क्योंकि इस बार का हार्वेस्ट उसे बहुत अच्छा लग रहा था। स्पेशली उसका ध्यान फ्रॉस्ट जायंट, रॉक बर्ड और एक गॉब्लिन पे गया था। उन सबको वो अपने अंडर इवॉल्व करना चाहता था, उनको अपना मिनियंस बनाना चाहता था। पर वो गॉब्लिन जियो पे अचानक हमला कर देता है और इस चक्कर में वो जियो से मारा जाता है। हाँ, ये सब देख के दूसरे बीस्ट जरूर शॉक में आ जाते हैं। वो लोग समझ जाते हैं कि अगर वो सरेंडर नहीं करेंगे तो जियो के हाथों वो ऐसे ही मारे जाएंगे। इस बार काफी सारे बीस्ट जियो के मिनियन बन गए थे। एक बहुत बड़े प्लान का वो लोग अब हिस्सा बन गए थे। सीन शिफ्ट होता है एक अनजान सी जगह में, जहाँ वुल्फ की एक गैंग गैदर हो रहे थे। सारे वुल्फ्स को दो अल्फा वुल्फ लीड कर रहे थे। उनमें से एक था मून वुल्फ और एक ब्लड वुल्फ। दोनों के दोनों ही मिस्टी माउंटेन के बारे में बातचीत कर रहे थे। तो आखिरकार मिस्टी माउंटेन ने अपना पेशेंस खो ही दिया। आने दो ब्रदर, उन सबको यहाँ आने दो। यहाँ पे उनकी एक नहीं चलेगी, यहाँ से वो लौट के वापस नहीं जा पाएंगे, बोल के जहाँ दोनों वुल्फ लॉर्ड बातचीत कर रहे थे वहीं नॉर्दर्न बॉर्डर्स में भी किकाड़ा एक्टिव हो गया था। वो सारे फ्रॉस्ट जायंट्स को लीड कर रहा था। वैसे वो भी थर्ड स्पिरिचुअल टाइड का इंतजार कर रहा था और उसके साथ साथ मिस्टी माउंटेन के बारे में भी चिंता कर रहा था। वहीं दुनिया के किसी अंधेरे कोने में एक गोस्ट रीजन बोल की जगह था, जहाँ अब गोस्ट लॉर्ड एक्टिव हो गया था। तो 3 सालों में डिमोनिक ट्री इतना पावरफुल हो गया है, उसे हराने में मजा आएगा, बोल के गोस्ट लॉर्ड अपने नेक्स्ट बैटल के बारे में सोच सोच के एक्साइटेड हो रहा था। अब जियो के कई सारे दुश्मन बन गए थे जो आगे चल के उसे कड़ी टक्कर देने वाले थे या उसे इजीली नेक्स्ट स्टेज में इवॉल्व करने वाले थे। सीन स्टार्ट होता है ग्रीनलैंड के सवाना से, जहां कुछ वाइल्ड वुल्फ्स का घर था और जहां अब मिस्टी माउंटेन इन्वेजन करने लगा था, अपने एरिया को एक्सपैंड करने लगा था और अपने लिए न्यू अलायंस और कॉम्पेनियंस ढूंढने वहां पहुंच गया था। सवाना के उस पार्ट में रेड वुल्फ और मून वुल्फ रूल कर रहे थे और कुछ समय से वो मिस्टी माउंटेन की हरकतों पे नजरें गड़ाए हुए थे। वो भांप लिए थे कि मिस्टी माउंटेन वहां आने वाला है। उनको लग रहा था कि मिस्टी माउंटेन के बीस्ट स्ट्रॉन्गर जरूर हैं, पर उनके सामने वो टिकने नहीं वाले हैं। पर एक्चुअली क्या होने वाला था ये भला उनको कहाँ पता था। जैसे ही मिस्टी माउंटेन के बीस्ट ग्रासलैंड में अपना पैर रखते हैं, वुल्फ्स लॉर्ड चेहरे पे एक स्माइल रख के मिस्टी माउंटेन की बीस्ट का वेलकम करने के लिए उनके सामने चले जाते हैं। वुल्फ लॉर्ड का स्माइल सिनिस्टर स्माइल था और उनके स्माइल को देख के नाइनटेल फॉक्स तुरंत समझ गई थी कि वो लोग उन्हीं का ही वेट कर रहे थे। शायद इस बैटल के लिए वो पहले से ही प्रिपेयर थे। सिस्टर नाइनटेल फॉक्स, ये तो काफी सारे हैं। शायद बहुत बड़ी बैटल होने वाली है, बोल के जहाँ पैंडा और बुल डीमन बैटल के लिए एक्साइटेड हो रहे थे, वही नाइनटेल फॉक्स उनको समझाने लगती है। नाइनटेल फॉक्स सबको समझाती है कि वो दुश्मन को कम नहीं आंक सकते। ऐसे सिचुएशन में दुश्मन को कमजोर समझना बेवकूफी है। इतने सारे वुल्फ्स आए हैं मतलब ये नहीं है कि वो कमजोर हैं। हर एक वुल्फ पावरफुल है और उनके लॉर्ड तो
सी किंग के समान हैं, थर्ड ट्रांसन ऑर्डर के हैं। वहीं दूसरी ओर मूनवुल्फ गुस्सा हो रहा था। उसे लग रहा था कि मिस्टी माउंटेन के बीस्ट उनको कमजोर समझ रहे हैं, इसीलिए तो इतनी कम संख्या में वो यहाँ आए हैं। आगे बढ़ो मेरे वुल्फ्स, दिखा दो उन लोगों को, दिखा दो उन मिस्टी माउंटेन के बीस्ट को कि हम कमजोर नहीं हैं। यहाँ से कोई भी बच के निकलना नहीं चाहिए, बोल के मूनवुल्फ वोट डिक्लेयर कर देता है। देखते ही देखते दोनों तरफ के बीस्ट लड़ने लगते हैं। जहाँ बुलडीमन अपने ग्राविटी स्लैश से कई सारे वुल्फ्स को एक साथ खत्म कर रहा था, उनको चीर फाड़ के रख रहा था, वही पांडा रिसेंटली सीखी न्यू स्किल्स का यूज कर रहा था। अपने फ्रॉस्ट स्वॉर्ड का यूज करके वो वुल्फ्स को एक एक करके जमा रहा था। ये सब देख वुल्फ लॉर्ड कैसे चुप रहे थे। मूनवुल्फ और ब्लड वुल्फ भी नाइनटेल फॉक्स पे झपट पड़ते हैं। अपने ब्लैक टोर्नाडो विंड और बाइंडिंग ब्लड रेस से वो नाइनटेल फॉक्स पे जानलेवा हमला करने की कोशिश करते हैं। पर क्या नाइनटेल फॉक्स कमजोर थी? बिल्कुल नहीं। नाइनटेल फॉक्स के चारों पूंछ तो पहले से ही हवा में लहराने लगे थे और वही फोर टेल्स ने आने वाले सारे अटैक्स को ब्लॉक कर दिए थे। सिर्फ इतना ही नहीं, वो फायरी अटैक करके वुल्फ्स मिनियन को जलाने भी लगे थे। ऐसे अटैक देख, ऐसे फेलोशिप देख, मूनवुल्फ और ब्लड वुल्फ दंग रह गए थे। मिस्टी माउंटेन के बीस्ट इतने पावरफुल होंगे, इस तरीके से अटैक करेंगे, वो बिल्कुल नहीं सोचे थे। तभी अचानक धरती में दरार आने लगती है और धरती के अंदर से कई सारे रैट्स निकलने लगते हैं। रैट्स की संख्या हजारों लाखों में थी और वो सारे वुल्फ्स को, वुल्फ्स लॉर्ड को घेरने लगी थी। इतने सारे चूहे मुसीबत का इशारा कर रहा था, इसीलिए तो उनसे छुटकारा पाने के लिए मूनवुल्फ एनर्जी ब्लास्ट करने लगा था और ब्लड वुल्फ तो अपने पंजों से चूहों को काटने लगा था। पर उन चूहों में एक ऐसा चूहा भी था जो दूसरे चूहों से बिल्कुल अलग था, जो लाइटनिंग अटैक कर सकता था और जो शायद पिकाचू का बिछड़ा हुआ भाई था। पिकाचू की तरह ही वो लाइटनिंग रैट मूनवुल्फ पे आयरन टेल से हमला कर देता है। लाइटनिंग रैट भी दूसरे वुल्फ्स की तरह थर्ड ट्रांसन ऑर्डर का था। वैसे उसके अटैक को मूनवुल्फ अपने पंजों से ब्लॉक तो कर दिया था, पर उस अटैक का असली मकसद कुछ और ही था, जिसमें लाइटनिंग रैट सक्सेसफुल हो गया था। लाइटनिंग रैट जैसे ही मूनवुल्फ का ध्यान भटकाता है, नाइनटेल फॉक्स को मौका मिल जाता है मूनवुल्फ और ब्लड वुल्फ पे हमला करने का, अपना सरप्राइज अटैक करने का, अपने इन्फर्नो ब्लास्ट से सब कुछ जलाने का। जहाँ नाइनटेल फॉक्स एक तरफ सब कुछ जला रही थी, वहीं दूसरी तरफ रैट्स पे वुल्फ्स हमला करने लगे थे और कईयों को अपना शिकार बनाने लगे थे। तभी वहाँ रैट एम्परर आ जाता है और वुल्फ्स को वो गर्दन से पकड़ के चबाने लगता है। अब खुद शिकारी शिकार बनने लगे थे, रैट्स के हाथों वुल्फ्स मारे जाने लगे थे। वैसे लाइटनिंग रैट भी कुछ कम नहीं था, वो तो बिजली के झटके दे दे के वुल्फ्स को मारे जा रहा था। वुल्फ्स की ऐसी हालत देख जिजेंटिक एंशिएंट वुल्फ सामने आता है, वो गुर्राने लगता है और अपनी एनर्जी बीम से वो रैट आर्मी पे कहर बरसाने लगता है। अपने एक ही वार से वो कईयों को एक ही साथ मारने लगता है। वो तो रैट एम्परर को भी मारना चाहता था, पर एम वक्त पे रैट एम्परर को बचाने के लिए वहाँ किंगजाओ पहुँच गया था। इतने बड़े हो कि तुम छोटे जीवों पे अत्याचार कर रहे हो, अगर दम है तो तुम मुझसे लड़ो, बोल के किंगजाओ अपने सैंड को मैनिपुलेट करने लगता है और देखते ही देखते चुटकियों में एक सैंड गोलेम खड़ा कर देता है। अब सैंड गोलेम एंशिएंट जिजेंटिक वुल्फ से भिड़ने लगा था, पर यहाँ कौन किसका शिकार होने वाला था ये तो हमें वक्त ही बताने वाला था। वहीं पे नाइनटेल फॉक्स भी थी जो मून वुल्फ से लड़ रही थी, कभी जमीन से तो कभी आसमान से वो मून वुल्फ पे भारी पड़ रही थी। वैसे वहाँ बुल डीमन भी था जो ब्लड वुल्फ का ओपोनेंट बना हुआ था और उसे वो कड़ी टक्कर दे रहा था। अपने बैटल एक्स से, अपने ग्रेविटी मैनिपुलेशन स्किल से वो ब्लड वुल्फ को पीछे धकेल रहा था। बुल डीमन तो अपना सेकंड फॉर्म भी ले लिया था। अपने बीस्ट फॉर्म में वो ब्लड वुल्फ को अपने सींगों में उठा के बार बार पटकने भी लगा था। क्या तुम वुल्फ्स में बस इतना ही स्ट्रेंथ है, और अगर हाँ तो वुल्फ्स को तुम लीड करने के लिए लायक नहीं हो, बोल के बुल डीमन ब्लड वुल्फ को टॉन्ट कर ही रहा था कि ब्लड वुल्फ एक सिनिस्टर स्माइल देने लगता है। बैटल तो बस अब शुरू ही हुआ है सांड कहीं के, तुम्हें क्या लगता है बस मिस्टी माउंटेन के बीच के पास ही सेकंड फॉर्म लेने का स्किल है, बोल के मून वुल्फ अपने सेकंड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। चांदनी की रोशनी में ब्लड वुल्फ अब वेयरवुल्फ बन गया था, उसकी सांसों में अब डार्कनेस आ गया था और उसी डार्क बीम से ब्लड वुल्फ बुल डीमन पे हमला कर देता है। अपने कोरोसिव ब्लास्ट से चारों तरफ धुआं धुआं कर देता है।
नाइनटेल फॉक्स बुल डीमन को सावधान रहने के लिए बोल ही रही थी कि तभी धुएं के अंदर से ब्लड वुल्फ बुल डीमन के पीछे चला जाता है और बुल डीमन के गर्दन को ही वो धड़ दबोचता है। दर्द के मारे बुल डीमन चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, पर ब्लड वुल्फ कहाँ रुकने वाला था। वो तो बुल डीमन का खून पी रहा था। ब्लड वुल्फ उतने में ही नहीं रुकता, वो तो बुल डीमन को पछाड़ देता है और उसके सींग को तोड़ के उसको चारों तरफ से हमला करके उसे दूर फेंक देता है। बुल डीमन अब बहुत घायल हो गया था, पर वो समझ गया था कि ब्लड वुल्फ का ये पावर शायद मून की वजह से है। तुम सही समझे हो, मून की पावर से ही मैं पावर पा रहा हूँ। मेरा सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं बढ़ा है, मेरा स्पीड भी बढ़ा है। इस स्पीड के साथ, इस स्ट्रेंथ के साथ तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, बोल के मून वुल्फ बुल डीमन को धमकाने लगता है। पर बुल डीमन डरता नहीं है, उल्टा मुस्कुराने लगता है। बेवकूफ कहीं के, तुम्हारा ये स्पीड मेरे सामने कोई काम का नहीं है। तुम शायद भूल रहे हो कि मैं ग्रेविटी को मैनिपुलेट कर सकता हूँ, बोल के बुल डीमन अपने ग्रेविटी मैनिपुलेशन स्किल को एक्टिवेट कर देता है। जहाँ ब्लड वुल्फ खड़ा था वहाँ का ग्रेविटी अब 10 गुना बढ़ गया था। अब तो ब्लड वुल्फ हिल डुल भी नहीं पा रहा था और धरती में ही चिपक गया था। इस हालत में उसका स्पीड अब कोई काम का नहीं था। दूसरी ओर मून वुल्फ और नाइनटेल फॉक्स के बीच भी घमासान लड़ाई चल रहा था। दोनों की दोनों ही हार मानने के लिए तैयार नहीं थे और एक दूसरे पे वो अपना अल्टीमेट मूव चल रहे थे। सीन शिफ्ट होता है मिस्टी माउंटेन में, जहाँ जियू अपने बीस्ट के बारे में चिंता कर रहा था, बुल डीमन और नाइनटेल फॉक्स के बारे में चिंता कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया में गोल्डन आर्ट भारी तबाही मचा रखा था। वो कई सारे बीस्ट को अब मार चुका था और अपने घर लौटने की तैयारी कर रहा था, मिस्टी माउंटेन लौटने की तैयारी कर रहा था।